ग्राफ ऑफ यू। आज जो बेटा हम टॉपिक रिवाइज करना शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इनकम अंडर द हेड सैलरी। हमारे सिलेबस का बेटा शायद सबसे बड़ा टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे टोटल जो है इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, जिसमें से एक हेड ऑफ इनकम कौन सा है? इनकम अंडर द हेड सैलरी सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट हेड है। अगर हम देखें कि ऑफकोर्स इस टॉपिक में क्योंकि वक्त ज्यादा लगता है लेकिन रिवॉर्ड भी अच्छा खासा है। हमारा इंस्टीट्यूट सीएस एग्जीक्यूटिव में इस टॉपिक से बेटा मान लो 5 से लेकर 15 नंबर तक के बीच में कुछ भी वेटेज रख सकता है। मतलब 5 से लेकर 15 नंबर तक के बीच में इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब ना, जैसे बेटा आपने जब सीएफएम पढ़ा था, अकाउंट्स एफएम पढ़ा था ग्रुप 1 में, जितनी इज्जत बेटा आप कंसोलिडेशन को देते थे या कैपिटल बजटिंग को देते थे या रेशियोज टॉपिक को देते थे, उतनी ही इज्जत बेटा यहां पर हम इनकम अंडर द हेड सैलरी टॉपिक को देते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को अगर देखें तो बेटा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ इस टॉपिक में बेटा करने के लिए है बहुत कुछ, पॉइंट्स बड़े सारे हैं, लेंदी टॉपिक है, डिफिकल्ट नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस रिवीजन क्लास में इस लेंदी टॉपिक को हम एक कैप्सूल फॉर्म में, एक शॉर्ट, एक समराइज फॉर्म में पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लें। अब देखिए बेटा, जैसे कि आपको पता होगा जब हम इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ते हैं तो हर एक हेड ऑफ इनकम का एक चार्जिंग सेक्शन होता है। अगर मान लो हमें हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम को टैक्स करना है तो वहां पर हम कुछ जो है कंडीशंस पढ़ते थे जो उसकी चार्जिंग सेक्शन में दे रखी होती थी कि मान लो कि हम हाउस के ओनर होना जरूरी है, तब उस हेड में हम इनकम को टैक्स करते थे। ऐसे ही बड़ी सारी वहां पर भी कंडीशन थी। ठीक ऐसे ही हम जब कोई भी हेड पढ़ते हैं तो बेटा वहां पर एक चार्जिंग सेक्शन होता है। जब मैं सैलरी हेड की बात करता हूं तो यहां पर जो चार्जिंग सेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि यहां पर लिखी हुई है कि देयर शुड बी अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड द पेई। देखो बड़ी ऑब्वियस सी बात है बेटा, इनकम टैक्स में हम इनकम कंप्यूट करने की बात करेंगे। अब इनकम जो है वो हमेशा ऑफ कोर्स जो पैसा रिसीव करता है हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी होती है। जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करता है तो उसको हम सैलरी बोलते हैं। तो जो एम्प्लॉय है, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है बेटा ये एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है कि एम्प्लॉय को जो जो चीजें मिल रही हैं अपने एम्प्लॉयर से उसका टैक्सेबल पोर्शन कितना होगा। लेकिन ये बात जरूरी है कि जो दो लोग हैं, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, उन दोनों के बीच में बेटा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है, मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होना जरूरी है। अब कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अगर नहीं होता है तो इस हेड में इनकम को टैक्स नहीं करते। जैसे कि रेगुलर बैच के दौरान मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि पहले मान लो जब मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया था तो मैं आईसीएसआई ना एज अ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाने जाता था। अब क्योंकि आईसीएसआई में जब मैं विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाने जाता था तो बैच खत्म होने के बाद मुझे वहां से एक रेम्यूनरेशन मिलता था जिसको ऑनरेरियम बोलते थे। वो जो मुझे रेम्यूनरेशन मिलता था वो मैं सैलरी हेड में टैक्स नहीं करता था क्योंकि मेरे बीच में और आईसीएसआई के बीच में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं था। जब कोई भी बैच शुरू होता था तो पहले मुझे आईसीएसआई के वहां से कॉल आता था कि सर क्या आप इस टाइम पर फ्री हैं? अगर मैं फ्री होता था तो हाँ बोलता था तो मुझे वो बैच दे देते। अगर मैं कहता था कि नहीं इस बार मेरे पास कुछ और कमिटमेंट्स हैं तो वो मुझे बैच ना दे के किसी और को बैच देते थे। लेकिन मान लो मैं अगर किसी स्कूल में एज अ टीचर जॉब करने जाऊं तो मुझे बेटा हर रोज जाना पड़ेगा। मैं किसी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर जाऊं तो मुझे वहां पर हर रोज जाना पड़ेगा, बिना किसी नागे के, बिना किसी कंडीशन को तोड़े। इसका मतलब ये कि जब मैं किसी स्कूल में एज अ एम्प्लॉय जॉब करूंगा, एज अ टीचर जॉब करूंगा, तो वहां से जो मुझे पेमेंट्स मिलेगी फिर वो क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को पूरा कर जाएंगी तो वो इनकम मेरी सैलरी हेड में टैक्स हो जाएंगी। लेकिन जब मैं आईसीएसआई में एज अ विजिटिंग फैकल्टी जाता था तो फिर मुझे जो पेमेंट्स मिलती थी वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में डेफिनेशन में नहीं आती थी, उसको मैं अपने बिजनेस प्रोफेशन के हेड में टैक्स करता था। ऐसे ही मान लो मैं अगर कॉलेज में एज अ विजिटिंग फैकल्टी जाऊं, कॉलेज में भी जाते हैं विजिटिंग लेक्चरर्स आते हैं, तो वहां से जो मुझे पेमेंट्स मिलेगी वो इस हेड में टैक्स नहीं होगी। तो सीधी सीधी बात यह है बेटा, दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब हम बात कर रहे थे कि अगर मान लो एक एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को बहुत कुछ दे सकता है। अगर हम देखें तो मोटे मोटे तौर पर 4 तरह की पेमेंट्स एक एम्प्लॉय रिसीव करता है। कुछ पहले बेसिक पेमेंट्स होती हैं जैसे कि बेसिक पे हो गया, डी हो गया, अभी मैं सारे एक एक करके बेटा सारे रिवाइज करवाऊंगा। जैसे बेसिक पे हो गया, डी हो गया, बोनस हो गया, कमीशन, ये कुछ बेसिक पेमेंट्स होती हैं। बेसिक पेमेंट्स में क्या क्या आ गया? बेसिक पे, डीए, बोनस, कमीशन। फिर उसके बाद बेटा कुछ अलाउंसेस होते हैं, फिर कुछ परक्विजिट्स मिलते हैं और ऐसे ही रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मतलब ये कि अगर मैं देखूं तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से ये सब कुछ रिसीव कर सकता है। मैंने कहा जैसे इन सबको हम एक एक करके सब पूरा पूरा रिवाइज करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। जब ये सारी की सारी पेमेंट्स एम्प्लॉय रिसीव करता है, इन सबको जब मैं जोड़ देता हूं तो उसके बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। क्या बोलते हैं? ग्रॉस सैलरी। और हर एक हेड में बेटा डिडक्शंस, मतलब कुछ खर्चों को माइनस करना अलाउ होता है। सैलरी हेड में जो है कोई एज सच एम्प्लॉय के कोई खर्चे नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर भी डिडक्शंस हमें मिलती हैं। ये 3 डिडक्शंस बेटा मिलती हैं। ये 3 डिडक्शन जो मिलने के बाद जो फाइनल इनकम आती है उसको हम बोलते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी। और ये हमारे 5 हेड्स की इनकम में से जो ये फाइनल इनकम आएगी ये ग्रॉस टोटल इनकम का हिस्सा बनती है। जैसे कि आप जानते होंगे कि 5 हेड्स की इनकम को जब जोड़ते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम आता है, और ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शंस माइनस करते हैं अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तो आती है हमारी टोटल इनकम, और वो टोटल इनकम पर टैक्स लगता है। अभी हम फिलहाल
5 हेड्स की इनकम में से जो हेड रिवाइज कर रहे हैं वो कौन सा हेड रिवाइज कर रहे हैं? सैलरी। मैंने कहा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है। उसके बाद मैंने आपसे ये बोला कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या क्या दे सकता है। ये सारी जो चीजें लिखी है ये सारी दे सकता है, और हम एक एक करके सब पर बात करना शुरू करेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन करूं तो मैंने कहा 4 तरह की चीजें मिल सकती हैं। कुछ बेसिक पेमेंट्स होती हैं, जैसे कि मैंने कहा बेसिक पे, डीए, कमीशन, बोनस। फिर मिलते हैं अलाउंसेस, कुछ कैश में पेमेंट्स मिलती हैं कुछ स्पेसिफिक खर्चों के लिए, जैसे एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ पेमेंट कर दिया, जिसको हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बोलते हैं। उसके मेडिकल खर्चे के लिए दे दिया एक कैश पेमेंट, मेडिकल अलाउंस बोलते हैं। ऐसे ही फिर हम अलाउंसेस के बाद पढ़ते हैं परकेजेट्स। परकेजेट्स मतलब जो है कैश में पेमेंट ना करके फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के रहने का इंतजाम कर दिया, जिसको हम रेंट फ्री एकोमोडेशन बोल सकते हैं। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का इलाज खुद करवा दिया, पैसे नहीं दिए इलाज के, इलाज ही करवा दिया, किसी हॉस्पिटल में इलाज करा दिया, मेडिकल फैसिलिटी बोलेंगे। एम्प्लॉय के बच्चों का स्कूल में खुद दाखिला करा दिया, ये एजुकेशन फैसिलिटी बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर हम बात करते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स की। जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की रिटायरमेंट पर, क्योंकि उसने पूरे बेचारे ने अपनी पूरी जिंदगी जो है सर्विस पे लगा दी अपने एम्प्लॉयर के, तो उसके रिटायरमेंट पर फिर एम्प्लॉयर जो है कुछ पेमेंट्स करता है, और उन पेमेंट्स को हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स बोलते हैं, जिसमें जैसे कि आपने सुना भी होगा, पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गया। ऐसे ही रिटायरमेंट के टाइम पर मान लो अगर प्रोविडेंट फंड का जो विड्रॉल, जो प्रोविडेंट फंड लास्ट में कैश कराएगा, वो हो गया। ठीक है, ये सारी जो है ये कौन से हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ जाएंगे, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुटी। तो हम ये सारी चीजें जो है बेटा एक एक करके पढ़ने वाले हैं। हमें ये स्टेटमेंट ही बेसिकली बेटा इस पूरे चैप्टर में सीखनी होती है। अब एक बात बोलूंगा, ध्यान से सुनना। हमारा मेन पर्पस क्या है? हम ध्यान रखें, पहले तो इस पूरे चैप्टर में एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से बातें करते हैं, एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से नहीं। एम्प्लॉयर का जो पर्सपेक्टिव है वो बिजनेस प्रोफेशन हेड में देखते हैं। बिजनेस प्रोफेशन हेड में हम व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, लेकिन सैलरी हेड में हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जब मैं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से बहुत कुछ मिल सकता है। अब हमें यह देखना है कि जितना मुझे पोर्शन अपने एम्प्लॉयर से मिला है उसमें से कितने अमाउंट पर टैक्स देना है और कितना अमाउंट सरकार ने एग्जेम्प्ट कर दिया है, छोड़ दिया है। जो टैक्सेबल पोर्शन होता है बेटा वो इस फाइनल शीट में आएगा। मान लो सपोज मुझे एक एम्प्लॉयर से कोई भी एक पेमेंट मिली, फॉर एग्जांपल सपोज 20,000 रुपए की पेमेंट मिली। ठीक है, जब मैंने देखा इनकम टैक्स एक्ट में, जब देखा कि भाई इसमें से क्या कुछ छूट मिल रही है, तो देखा 5,000 रुपए जो है सरकार कह रही है इसमें से इस 5,000 रुपए टैक्स तुमसे नहीं लेंगे। इसका मतलब एम्प्लॉयर से बेटा मिला कितना बेनिफिट? 20,000 का, लेकिन सरकार ने बोल दिया 5,000 रुपए टैक्स नहीं लेंगे, 5,000 इसमें से एग्जेम्प्ट है। तो इसका मतलब कितना हो गया टैक्सेबल? 15,000। इस शीट में कितना आएगा? 15,000। मुझे जो है मान लो रिटायरमेंट के टाइम पर अपने एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी मिली। क्या मिली? ग्रेचुटी मिली। और जब मैंने देखा मान लो टोटल ग्रेचुटी मुझे 10 लाख रुपए की मिली, जब मैंने वो जो भी कंडीशंस यहाँ पे दे रखी थी इनकम टैक्स में उससे देखा तो मुझे पता लगा अच्छा मेरी 1.5 लाख रुपए तक की ग्रेचुटी जो है एग्जेम्प्ट हो सकती है। तो 10 लाख में से 1.5 लाख रुपए माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा? 8.5 लाख। तो इस शीट में कितना आएगा? 8.5 लाख। तो हमें बेटा यही सीखना है कि कितना अमाउंट जो है टैक्सेबल होगा। जितनी भी पेमेंट्स मुझे मेरे एम्प्लॉयर से मिलेगी कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा इस शीट में आएगा। ठीक, चलो ये एक बेसिक बात हो गई। तो हमने कहा हम सारी पेमेंट्स को एक करके डिस्कस कर लेंगे। जब ये सारी पेमेंट्स हमें मिल जाती हैं, जब सारी पेमेंट्स मिलती है उन सब का टोटल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस सैलरी। और उस ग्रॉस सैलरी में से हमें ये 3 डिडक्शंस माइनस करना अलाउड है, और फिर हम जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? इनकम अंडर द हेड सैलरी। आइए अब बेटा पहला हम रिवाइज करना शुरू करें। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक पे। अब जो हमारा यहाँ पर पहला यहाँ पर पॉइंट है वो क्या है? बेसिक पे, जिसको हम बेसिक सैलरी भी बोल देते हैं। देखो बेटा इस बात का ध्यान रखना, ये हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं तो मैं हर एक बात जो है, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आलतू फालतू बातें नहीं करूंगा, सारी इंपॉर्टेंट बातें इस रिवीजन क्लास में बोल दूंगा ताकि जो एक्चुअली में जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है वो आपको पता हो। ठीक, चलिए अब बेसिक सैलरी। बेटा देखो बेसिक सैलरी क्या होती है। जब भी मैं आपको कोई भी मैं अगर आपको बताऊंगा ना कि इस पोजीशन के लिए मुझे कोई हायरिंग करनी है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक सैलरी आएगी। फॉर एग्जांपल सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ना अपने ऑफिस के लिए मैं एक ऑफिस बॉय ढूंढ रहा हूं। ठीक है, तो आपको क्या दिमाग में आएगा? अच्छा ऑफिस बॉय, तो 10 से 12,000 के आसपास की सैलरी होगी। मान लो मैं बोलता हूं कि मैं अपने ऑफिस के लिए ना एक रिसेप्शन पे कोई बंदा ढूंढ रहा हूं जो रिसेप्शन संभाल सके, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? अच्छा 18-20,000 के आसपास की एक सैलरी आती है। मैं अपने ऑफिस के लिए ना एक सीएस जो है, एक क्वालिफाइड सीएस, फ्रेशर क्वालिफाइड सीएस को हायर करने का सोच रहा हूं, तो दिमाग में सैलरी आएगी सर अच्छा 30,000 से लेकर 50,000 तक के बीच में कुछ भी एक फ्रेशर सीएस की सैलरी जो है हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन अगर रैंक वैंक आएगी तो हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। ऐसे ही मान लो मैं अगर कहता हूं कि मैं अपने ऑफिस के लिए ना फ्रेशर नहीं, एक 10 साल पुराना सीएस जो है वो मैं जो है हायर करने का सोच रहा हूँ कि मेरे पूरे मान लो एक बड़ी कंपनी भी है मेरी जिसमें मुझे चाहिए कि वो एक पूरा का पूरा उसका सेक्रेटरियल काम संभाल ले। अब 10 साल क्वालिफाइड अगर एक्सपीरियंस सीएस का अगर मैं सोचूंगा तो बड़ी ऑब्वियस ही बात है, अब जो है पैसे ज्यादा लगेंगे। अब कितने? अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 लाख रुपए महीने के हिसाब से जो है मुझे दिमाग में एक बजट लेके चलना पड़ेगा।
ऐसे ही अगर मान लो मैं IIM अहमदाबाद का कोई MBA जो है वो अगर मैं हायर करना चाहता हूं तो अकॉर्डिंगली सैलरी और बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये बेटा कि हर एक पोजीशन के लिए ना एक बेसिक सैलरी दिमाग में आती है कि हाँ ये जॉब, जैसे ही मैं अगर कहूँ कि एक फ्रेश CA है, फ्रेश इंजीनियर है या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो दिमाग में एक सैलरी ना पहले से ही तय कर रखी है सोसाइटी ने। उसी को बोलते हैं बेसिक पे, कि इसका ये बेटा मिनिमम हक है कि अगर एक फ्रेशर CS होगा तो इतना, अगर 10 साल पुराना है इतना, मतलब ये कि एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है उसका जो बेसिक पे है वो ज्यादा भी होगा। तो बेसिक पे जो होता है, सबसे पहली बात, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, इस शीट में बेटा हमें जितनी भी बातें लिखनी, जितनी भी यहाँ पे चीजें लिखी है, सबको डिस्कस करना है। लेकिन यहां पर क्या आएगा, यहां पर टैक्सेबल अमाउंट आएगा कि जितना मुझे ये अमाउंट मिला है अपने एम्प्लॉयर से, उसमें से कितना टैक्सेबल है और कितना एग्जेम्प्ट है, ये इस शीट में आएगा। अब सबसे पहले जो बेटा बेसिक पे है, बेसिक पे फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसमें कहीं किसी भी तरह का कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। तो बेसिक पे के लिए जो हमारा बेसिक, जो हमें ध्यान रखनी है बात, वो क्या, कि ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक, अब बेसिक पे जो है बेटा वो दो तरीके से दी जा सकती है। या तो हमें एक फिक्स अमाउंट क्वेश्चन में दे देगा कि भाई हम जो है बेसिक पे 30,000 महीना अपने एम्प्लॉय को देते हैं। अगर वो हमें फिक्स अमाउंट दे देगा तो देख लो एम्प्लॉय ने कितने महीने काम किया है। हमारा जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर आएगा वो 24-25 आएगा, मतलब 1/4/24 से शुरू होगा, 31 मार्च 25 को खत्म होगा। मान लो हमारे 24-25 वाले प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉय ने पूरे 12 महीने जॉब किया है, और मैं कह रहा हूं कि मान लो 30,000 रुपए महीना हम दे रहे हैं, तो 12 महीने का कितना हो गया, 12 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, 3,60,000 रुपीज। ये हमारा बेसिक पे आ जाएगा। शीट में कितना लिखेंगे, बेसिक पे 3,60,000 रुपए। सपोज मैं आपसे कहता हूं 50,000 महीना देते हैं, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 रुपए, 6 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन मान लो सपोज एम्प्लॉय ने ना बीच में जॉब छोड़ दी, 11 महीने काम किया, मार्च के महीने में उसने जॉब छोड़ दी और उसको नई जॉब मिली भी नहीं, तो इसका मतलब 11 महीने एम्प्लॉयड रहा वो हमारे वाले साल में, तो फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से। मान लो आपने नया नया CS क्वालिफाई किया और आपकी जॉब ही जनवरी में लगी, जॉब ही जनवरी में लगी, इसका मतलब हमारे वाले साल में अगर आप जनवरी में ज्वाइन करोगे, 1/4/24 से शुरू हुआ है, और अगर आपने ज्वाइनिंग 1 जनवरी 25 को करी है, तो इसका मतलब आप कितने टाइम जॉब में रहे, 3 महीने। तो 3 महीने के हिसाब से आपकी सैलरी निकाली जाएगी। मान लो आपकी जो इनिशियल सैलरी है वो 50,000 महीना लगी, तो 3 महीने के कितने हो जाएंगे, 1.5 लाख रुपए। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि बेसिक पे सबसे पहले बेटा क्या होती है, बेसिक पे फुल्ली टैक्सेबल होती है। बेसिक पे क्या होती है, फुल्ली टैक्सेबल होती है। हमने कहा पहला तरीका कि ये हमें फिक्स अमाउंट दे रखा होगा, हमें एग्जाम में क्या दे रखा होगा, फिक्स अमाउंट दे रखा होगा। तो हमें अगर जो भी फिक्स अमाउंट दे रखा है उसको रिलेवेंट पीरियड से मल्टीप्लाई कर लो। अगर एम्प्लॉय 12 महीने एम्प्लॉयड रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई करो, 8 महीने एम्प्लॉयड रहा है 8 से मल्टीप्लाई करो, 6 महीने एम्प्लॉयड रहा है 6 महीने से कर लो। एम्प्लॉय का आखिरी साल है, रिटायरमेंट का आखिरी साल है, रिटायर हो गया और अभी इस साल में 8 ही महीने काम किया था, उसका रिटायरमेंट का वक्त आ गया, तो यहां पर 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एक तरीका हो गया ये, इन द फॉर्म ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट। फिर बेटा बेसिक पे जो हमें दे रखी होती है वो दे रखी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ अ पे स्केल। पे स्केल बेटा जो होता है ना वो जनरली सरकारी जो है जॉब्स में होता है। गवर्नमेंट जॉब में जनरली हमें क्या दे रखा होता है, पे स्केल दे रखा होता है। अब जैसे कि आप देखो ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है पे स्केल का। इस एग्जांपल को बेटा अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें हमने लिखा हुआ है, पहले लिखा है 15,000, फिर लिखा है 1,000, फिर लिखा है 20,000, फिर लिखा है 2,000, फिर लिखा है 30,000। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा कि जब कोई एम्प्लॉय ज्वाइनिंग करेगा तो उसकी जो इनिशियल सैलरी होगी वो 15,000 रुपए होगी। इनिशियल सैलरी बेटा कितनी होगी, 15,000 होगी। अब जब वो 1 साल काम पूरा कर लेगा, जब 1 साल अपना पूरा कर लेगा, तो क्योंकि 1 साल जब कोई इंसान एक ही काम बार बार 1 साल तक करता रहेगा, तो आपको लगता नहीं कि उसकी जो है एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी कॉम्पिटेंस बढ़ेगी। अब उसको एक साल का एक्सपीरियंस हो गया, अब क्योंकि वो और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, इसलिए सरकार बोलती है अब तुम्हारी सैलरी हम बढ़ा देंगे। कितने से बढ़ा देंगे, 1,000 से बढ़ा देंगे। इसका मतलब सेकंड ईयर में उसकी सैलरी जो है अब 16,000 हो जाएगी। फिर वो 1 साल और काम करेगा, फिर उसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। फिर सेकंड ईयर में फिर से 1,000 से बढ़ा देंगे, अब उसकी सैलरी 17,000 हो जाएगी। तो गवर्नमेंट बोल रही है, क्योंकि जनरली पे स्केल ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही बेसिकली देती है, गवर्नमेंट बोल रही है देखो तुम्हारी जो हमने इनिशियल सैलरी कितनी रखी 15,000, अब हम इसको 1,000 से बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। एनुअल इंक्रीमेंट दे रखा है 1,000, हर साल 1,000 से बढ़ाते रहेंगे। कब तक बढ़ाते जाएंगे, जब तक तुम्हारी सैलरी 20,000 नहीं हो जाती। उसके बाद फिर तुम्हारी सैलरी का इंक्रीमेंट 2-2 हजार से होगा, क्योंकि अब आप और ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हो, अब तुम्हारी एफिशिएंसी और तेजी से बढ़ेगी। अब तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है क्योंकि और काफी हो गया है, अब इंक्रीमेंट 2-2 हजार के होंगे। कब तक, जब तक सैलरी कितनी नहीं हो जाती, 30,000। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल सैलरी 15,000, फिर इंक्रीमेंट कितने कितने से होंगे बेटा, 1-1 हजार से। कब तक, जब तक सैलरी 20 नहीं हो जाती। उसके बाद इंक्रीमेंट कितने से होंगे, 2-2 हजार से। कब तक, जब तक सैलरी 30 नहीं हो जाती। ये ना पे स्केल और भी लंबे होते हैं, यहां सिर्फ समझाने के लिए रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 के बाद 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा। इसका मतलब 5 साल तक हम 20,000 तक पहुंचेंगे। उसके बाद हमारी सैलरी 22,000, फिर 24, फिर 26, फिर 28, फिर 30 ऐसे होगा। तो ये पे स्केल होता है। ठीक,
जैसे भी हो हमें बेटा ध्यान रखें, हमें बेसिक पे निकालनी है हमारे वाले प्रीवियस ईयर की। हमारा वाला प्रीवियस ईयर बेटा कौन सा होगा, हमारे एग्जाम में दिसंबर अटेम्प्ट में असेसमेंट ईयर 25-26 आएगा, तो प्रीवियस ईयर बेटा कौन सा आएगा, 24-25। तो 1/4/24 से शुरू होगा, 31 मार्च 25 को खत्म होगा। हमें उस 12 महीने की बेसिक पे निकालनी है। और जैसे कि मैंने बताया, हम अभी यही जानना चाहते हैं कि जितना हमें अमाउंट मिला है अपने एम्प्लॉयर से, कितना टैक्सेबल कितना एग्जेम्प्ट। बेसिक पे के लिए बेटा ध्यान रखें, फुल्ली टैक्सेबल, कोई छूट नहीं है। ठीक है, इसको बेटा एक बार आप देख लो, गो थ्रू कर लो। अब देखो बेटा, क्लास में तो मैंने ये जो पे स्केल के ऊपर अगर आपको याद हो तो हमने बड़े सारे एग्जांपल्स ले लेके इसको समझा था। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि रिवीजन है, तो मैं ना आपको क्या करता हूँ, एक एग्जाम का एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था, उसमें ये पॉइंट पूछा गया था, दिसंबर 2024 का अटेम्प्ट था। अगर आप देखें बेटा, तो ये क्वेश्चन ना हमारे एग्जाम का ही है, दिसंबर 2024 में ये क्वेश्चन आया था। और इस क्वेश्चन में पे स्केल का पॉइंट भी था। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, और जरा एक बार रीड करते हैं। देखो उसमें क्या लिखा है, मिसेस विजेता, एजेड 31 ईयर्स, वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर। और आगे कहता है, शी हैज बीन इन कॉन्टिन्यूअस सर्विस सिंस 1/8/2019, 1/8/2019 को इन्होंने ज्वाइनिंग किया था। ठीक है, और इनको मिल रहे थे कुछ सैलरी पर्क्स वगैरह। अब पॉइंट नंबर 1 में देखो बेटा, पे स्केल दे रखा है, शी ज्वाइन दिस सर्विस इन द ग्रेड ऑफ 40,000। फिर ये 5,000 का क्या है बेटा, इंक्रीमेंट है। फिर 60,000 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ज्वाइनिंग बेटा 40,000 से करवाएंगे। मतलब ज्वाइनिंग कितने पे हुई होगी मिसेस विजेता की, 40,000 पर। और हर साल 5-5 हजार से इंक्रीमेंट हुआ होगा। कब तक ये 5-5 हजार से एनुअल इंक्रीमेंट्स होते रहेंगे, जब तक की सैलरी 60,000 नहीं हो जाती। उसके बाद ये इंक्रीमेंट का अमाउंट 6,000 रुपीज हो जाएगा। फिर 60 से 66 होगा, फिर 72 होगा, फिर 78 होगा। और कब तक ये इंक्रीमेंट 6-6 हजार से होंगे, जब तक ये सैलरी 90,000 नहीं हो जाती। अब अगर आप बेटा देखो, तो ये क्वेश्चन नंबर 64 मैंने आपको क्लास में ही सॉल्व करवाया था। और इसका आप देखें तो हमने ना एक वर्किंग नोट बनाया था कि बेसिक पे का वर्किंग नोट जो है, उसकी मदद से हमने अपना बेसिक पे कंप्यूट किया था। अब क्योंकि देखो बेटा, सैलरी में बड़े सारे पॉइंट्स होते हैं, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए वर्किंग नोट बनाना जरूरी हो जाता है। जैसे मान लो रेंट फ्री अकोमोडेशन है, उसके लिए कहीं ना कहीं वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। अगर मान लो सपोज हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए के बारे में कुछ आता है, तो उसके लिए कई बार वर्किंग नोट बनाना पड़ जाता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर बेसिक पे के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ा था। और अगर आप देखें तो यहां पर हमें इस बेसिक पे के वर्किंग नोट से हमें चाहिए क्या, कि हमारा जो ये प्रीवियस ईयर है, हमारा प्रीवियस ईयर बेटा एग्जाम में कौन सा आएगा, 24-25। 1/4/24 से शुरू, 31 मार्च 25 को खत्म। मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 हमारे एग्जाम में आएगा दिसंबर में। और असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 25-26 होगा। तो हमें 24-25 की बेसिक पे निकालनी है। अब सवाल ये उठता है कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, तो हमें जो बेसिक पे दे रखी है, वो कब से दे रखी है, जब ज्वाइनिंग की थी। ज्वाइनिंग बेटा कब से है, यहां पर देखो 1/8/19 से ज्वाइनिंग है। और 1/8/19 से जब इस एम्प्लॉई ने ज्वाइन किया होगा, तो सैलरी बेटा स्टार्टिंग में कितनी होगी, ज्वाइनिंग सैलरी थी 40,000। और ये सैलरी हर साल कितने से बढ़ जाएगी, 5-5 हजार से। कब तक, जब तक ये 60 नहीं हो जाती। और ऐसे ही फिर 6-6 हजार से बढ़ेगी, कब तक, जब तक ये 90 नहीं हो जाती, है ना, ऐसे ही ना। अब देखो हमने इस वर्किंग नोट में क्या किया, हमने इस वर्किंग नोट में शुरुआत कहां से करी, 1/8/19 से। अब 1/8/19 से अगर मैं शुरुआत करूंगा, तो मुझे बताओ एक साल कब पूरा हो जाएगा, 31 जुलाई 2020 को। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर साल 1 जनवरी को शुरू होता है, तो खत्म कब होता है, 31 दिसंबर। क्योंकि अगले साल 1 जनवरी से तो बेटा नया साल लग जाएगा। पहला साल कब खत्म हो जाएगा, 1 जनवरी को शुरू होकर 31 दिसंबर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही 1 अगस्त को अगर कोई साल शुरू होगा, मतलब 1 अगस्त से अगर मान लो किसी का टाइम शुरू कर रहे हैं, तो उसको एक साल पूरा कब हो जाएगा, 31 जुलाई को। इस दौरान सैलरी कितनी होगी, 40। फिर अगले साल क्योंकि इसको एक्सपीरियंस हो जाएगा एम्प्लॉय को, तो फिर हम सैलरी बढ़ाएंगे। कितने का इंक्रीमेंट दे रखा है, 5 का। तो 40 से बढ़ा के 40 में 5 ऐड करेंगे, कितनी हो जाएगी, 45। अब ये फिर से एक साल के लिए रहेगी। ये कौन सा वाला एक साल, अब 1/8/2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक। फिर ऐसे ही 1/8/2021 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक 50,000 सैलरी हो जाएगी, 5,000 का फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही 55 हो जाएगी, फिर ऐसे ही 60 हो जाएगी। फिर 1/8/22 से लेकर 31 जुलाई 23 तक 55 हो गई। 1/8/23 से लेकर 31 जुलाई 24 तक 60 हो गई। और उसके बाद 60 के बाद बेटा इंक्रीमेंट कितने से है, 66,000 से है। तो उसके बाद 66 हो गई, कब से, 1/8/24 से लेकर 31 जुलाई 25 तक। अब हम यहां पर रुक क्यों गए, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर बेटा कौन सा है, 24-25। हम इसके आगे क्यों नहीं गए, हमने 72-78 क्यों नहीं किया था, क्योंकि हमें हमारे प्रीवियस ईयर की बेटा सैलरी चाहिए ना। हमारा प्रीवियस ईयर जो है, अगर मैं इस पूरे के पूरे, अगर आपको ये जो वर्किंग मैंने बनाई, इस पूरे के पूरे वर्किंग में हमारा प्रीवियस ईयर वाला बेटा, हमारा प्रीवियस ईयर कहां फॉल कर रहा है, हमारा जो पीरियड है 1/4/24 से लेकर 31 मार्च 25 तक, वो इसमें फॉल कर रहा है। क्योंकि देखो 1/8/23 से लेकर 31 जुलाई 24, इसके बीच में ही कहीं पर बेटा क्या आ जाएगा, 1/4/24 आ जाएगी। नहीं तो 1/4/24 को हमारी सैलरी कितनी है, 60। कब तक रहेगी 60, 31 जुलाई 24।
फिर 1/8/24 से ये सैलरी कितनी हो जाएगी बेटा 66। लेकिन ये हमें कहां तक चाहिए, हमें तो चाहिए, हमें 31 जुलाई 25 तक नहीं चाहिए, हमें कहां तक चाहिए 31 मार्च 25 तक, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर 24-25 है, तो हमारे 12 महीने में हम अगर देखें तो 31 जुलाई तक हमारी सैलरी 60 है और 31 जुलाई ऑनवर्ड जो है हमारी सैलरी 66 हो गई। मतलब अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना और जुलाई का महीना, क्योंकि 31 जुलाई तक हमारी 60 है, 4 महीने हमारी सैलरी जो है बेसिक पे 60,000 के हिसाब से है। तभी देखो 1/4/24 से लेकर 31 जुलाई 24 तक हमने 60 इंटू 4 किया, और उसके बाद 1/8/24 से लेकर 31 मार्च 25 तक, क्योंकि 4 महीने अगर हमारी 60 है तो 12 में से 4 अगर 60 है तो बचे हुए 8 कितनी है 66 है, तो 66 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारी कैलकुलेशन हमने बेटा कहां पर करी थी, वर्किंग नोट में। अभी सिर्फ मैंने आपको बेसिक पे एक्सप्लेन किया है। हालांकि अगर आपको क्लास के एग्जांपल्स याद हो तो बेटा क्लास में तो मैंने आपको जो है बेसिक पे को लेकर बहुत सारे एग्जांपल्स करवाए थे। अगर आप ये देखो, ये हमारे क्लास के ही नोट्स हैं, इसमें हमने क्लास में कई सारे बेसिक पे के मैंने एग्जाम्पल, एग्जाम के क्वेश्चन पे तो मैं बहुत बाद में आया था, उसके पहले मैंने बड़े सारे एग्जाम्पल करवाए थे। अब क्योंकि बेटा रिविजन क्लास है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ये सब चीजें हम अभी तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे। अभी सिर्फ मुद्दे की बात क्या है, जितनी रिलेवेंट बात है ना उतनी करेंगे, ताकि कम समय में आपका मैक्सिमम आउटपुट निकल सके। मुद्दे की बात यह है कि हमें जब क्वेश्चंस गिवन होंगे, बेसिक पे पक्का पक्का दे रखा होगा, या तो वो हमें एक फिक्स्ड अमाउंट दे देगा पर मंथ, ठीक है, जितना भी रेलेवेंट पीरियड होगा हमारे उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके हम निकाल देंगे। जनरली वो 12 महीने का होगा तो मल्टीप्लाई करके पूरे 12 महीने की हम बेसिक पे निकाल देंगे। और या फिर हमें किसी क्वेश्चन में हो सकता है पे स्केल दे रखा हो, पे स्केल देगा तो फिर हमें पे स्केल का मतलब पता होना चाहिए। पे स्केल का मतलब क्या होता है कि हमारी एक जो है सैलरी दे रखी होगी, इनिशियल सैलरी दे रखी होगी, और उसके बाद इंक्रीमेंट लिखा होगा। वो इंक्रीमेंट ध्यान रखे बेटा एनुअल होता है, वो इंक्रीमेंट से हमारी सैलरी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी जब तक हम अगले लेवल पे ना पहुंच जाए, ठीक है, ऐसा कुछ था। और मैंने आपको ये हमारे दिसंबर 2024 का ये क्वेश्चन का मैंने एक रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट आपको करके दिखा दिया। मैं बेटा इस रिवीजन सीरीज में कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छे क्वेश्चन भी, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बेटा आपको इस रिवीजन सीरीज में जो है प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारा था, और फिर हमने देखो ऐसे कुछ वर्किंग बनाई थी, यहाँ बेसिक पे निकाला हमने 768 और अपने मेन शीट में बेसिक पे लिख दिया था 768। अभी आगे की बात है तो बेटा अभी हमने ये सब तो पढ़ा ही नहीं, अभी हम रिवाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा बेटा यहाँ पर बेसिक पे को लेकर डिस्कशन होता है खत्म, बेसिक पे को लेकर हमारा डिस्कशन खत्म होता है। और बेसिक पे को लेकर हमने एक बात जानी, क्या जानी, कि बेसिक पे फुल्ली टैक्सेबल होता है। अब हम चल रहे हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा जो अगला बेटा यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है वो क्या है, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस हमारा नेक्स्ट पेमेंट है, हमें एम्प्लॉयर से क्या क्या मिल सकता है हम वो सब बातें कर रहे हैं। हमने कहा बेसिक पे मिलेगी तो फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे। दूसरी पेमेंट जो हमें मिल सकती है हमारे एम्प्लॉयर से, उसको क्या बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस। अब बेटा अगली पेमेंट जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कर सकता है वो है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस बेटा बेसिक पे की तरह ना फुल्ली टैक्सेबल होती है, इसमें भी किसी भी तरह का कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता। रादर मैं आपसे ये कहूं, जो हमारा मेन काम सैलरी का शुरू होता है ना वो अलाउंसेस से शुरू होता है। शुरुआत की जो ये 4 बेसिक पेमेंट्स है ना, बेसिक पे, डीए, बोनस, कमीशन, ये फुल्ली टैक्सेबल होती है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता, ठीक है। तो डियरनेस अलाउंस जो दूसरा हम पेमेंट यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं ये भी बेसिक पे की तरह जो है फुल्ली टैक्सेबल होता है। अब ये होता क्या है, नाम अगर देखें डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता बेसिकली बोलते हैं। इसका मतलब ये कि एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को बोलता है भी देखो एम्प्लॉयर कि पिछले एक साल पहले मैंने आपके यहाँ पर ज्वाइन किया था, तब मेरे बच्चे की फीस महीने की 5,000 जाती थी, अब महीने की फीस जो है 5200 रुपए जाती है। मैं जो घर में राशन लेके आता हूँ, पहले एक महीने का राशन जो है वो 25,000 में आता था, अब 27,000 में आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि मैं अपने एम्प्लॉयर को ये बोल रहा हूँ भाई देखो महंगाई बढ़ रही है, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना ऐसे कम हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब थोड़ा वर्सन हो जाएगा अगर आपने मुझे इसको कंपनसेट नहीं करके दिया। तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को महंगाई होने की वजह से उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बरकरार रहे, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर देता है जिसको डियरनेस अलाउंस बोल देते हैं, फुल्ली टैक्सेबल, बिना किसी छूट के, ठीक है। इसको लेके भी हालांकि मैंने क्लास में एग्जांपल्स कराए थे, जैसे कि आप देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको क्लास वाला शेयर करता हूं। यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा बेसिक पे बेटा कितना है 50,000 महीना, डीए कितना है 10,000 महीना, तो ये दोनों के दोनों बेटा क्या है फुल्ली टैक्सेबल। 50 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया, और हमारी ग्रॉस सैलरी कितनी की आ गई 720। अभी सिर्फ 2 ही बातें डिस्कस करी है, इसलिए इस शीट में हमने 2 ही बातें देखी। फिर मैंने इसके ऊपर और भी एग्जाम्पल्स करवाए थे, लेकिन मैंने कहा क्योंकि अब ये रिविजन क्लास है तो अभी तक हम अगर देखें तो हम ऑफकोर्स जितना जरूरी जितना इंपॉर्टेंट है वो सब डिस्कस करने वाले हैं इस रिविजन क्लास में। तो मैंने अभी तक आपके साथ ये 2 पॉइंट डिस्कस किए। बेसिक पे क्या बोला बेटा फुल्ली टैक्सेबल, डियरनेस अलाउंस क्या बोला फुल्ली टैक्सेबल। यही है अल्टीमेट क्रक्स कि हमें ये चेक करना है जितनी पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं कितनी एग्जेम्प्ट है कितनी टैक्सेबल है। अभी तक जो 2 पेमेंट्स डिस्कस करी हैं दोनों की दोनों बेटा फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है।
चलिए बेटा अपने अगले पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अगला बेटा यहाँ पर जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है बोनस को लेकर। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो है बोनस भी दे सकता है, और बोनस का मतलब वही है जो आप दिमाग में समझते हैं कि हाँ ये कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट की गई है। बोनस भी डीए और बेसिक पे की तरह क्या होता है बेटा, फुल्ली टैक्सेबल। इसमें भी किसी भी तरह की कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती है। और अब हम देखें तो बोनस जो है ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीकों से दे सकती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि हम क्या करेंगे भाई, हर दिवाली पर जो है अपने एम्प्लॉयज को 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा पे कर देंगे कैश में। मतलब पूरे 12 महीने में एक बार दिवाली आएगी, दिवाली पर 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा, मतलब पूरे साल भर में 13 महीने की सैलरी दे देंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बोलती है भाई ऐसे नहीं, बोनस हम तब देंगे जो हमारे अच्छे परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, अपने टारगेट्स को मीट कर लेंगे, उनको हम एक्स्ट्रा बोनस दे देंगे। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरीके से भी सोच सकती है, भाई मान लो कभी हमारा बड़ा बूम का बहुत अच्छा पीरियड चला, बहुत सुपर डुपर प्रॉफिट कमाया हमने, और तो एम्प्लॉयर कई बार अपना दिल बड़ा करके चाहता है भाई कि ये जो मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाए हैं क्योंकि मेरे एम्प्लॉय की मदद लगी है इसमें, तो अपने एम्प्लॉय के साथ वो प्रॉफिट शेयर कर लेता है। तो बोनस जो है वो एम्प्लॉयर किसी भी तरीके से दे, एम्प्लॉय के हाथ में फुल्ली टैक्सेबल होता है। इसके लिए बेटा इतना ही था, ठीक। इससे बेटा आप एक छोटा सा एग्जांपल देख भी लो कि किस तरीके से एग्जाम में दे सकता है हमें वो बोनस की इन्फॉर्मेशन। आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं क्लास में लिया था। यहाँ पर हमें बेसिक पे दे रखा है, डीए दे रखा है। डीए बेटा कैसे दिया है, 5% ऑफ बेसिक पे। तो डीए भी वो कभी अमाउंट में भी देगा, कभी वो बेसिक पे का परसेंटेज भी दे सकता है। और बोनस के लिए देखो बेटा क्या लिखा है यहाँ पर, 1 मंथ बेसिक पे। तो बोनस वो कभी अमाउंट का भी देगा, कभी वो बेसिक पे से कनेक्ट भी करके देगा। हमें यहाँ पर 3 पेमेंट्स जो है दे रखी है। हमने कहा भाई ग्रॉस सैलरी बता दो कितनी है, तो बेसिक पे बेटा कितनी हो जाएगी, 30,000 पर मंथ है, और हमारा प्रीवियस ईयर 24-25 उसमें 12 महीने होंगे, तो साल की बेटा कितनी हो जाएगी, 3,60,000। डीए हमारा कितना है, 5% ऑफ बेसिक पे, तो 3,60,000 का 5% निकाल दिया। और बोनस हमारा क्या है, 1 महीने की बेसिक पे के बराबर, इसका मतलब 1 महीने की बेसिक पे 30,000 है, बोनस कितने का हो जाएगा, 30,000 का। तो हमारी ग्रॉस सैलरी बेटा कितने की हो गई, 4,08,000 रुपए की। ध्यान रखें हमारी इस प्रॉपर पूरी की पूरी शीट में पहले ग्रॉस सैलरी आती है। ग्रॉस सैलरी कैसे आती है, जो जो एम्प्लॉयर से मिल सकता है सबका टैक्सेबल अमाउंट लिखना है। मैंने अभी तक आपके साथ 3 पेमेंट्स डिस्कस करी है, बेसिक पे, डीए, बोनस, तीनों के तीनों फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, कहीं कोई छूट नहीं होती। फिर ग्रॉस सैलरी में से कुछ डिडक्शंस देते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, और जो फाइनल फिगर आएगी उसको बोलेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरी, और वो हमारे ग्रॉस टोटल इनकम का हिस्सा बनती है। ग्रॉस टोटल इनकम मींस पांचों हेड्स की इनकम, ठीक। तो ये हमारा बेटा हुआ बोनस का डिस्कशन। चलिए अपने अगले पेमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और हमारी जो नेक्स्ट पेमेंट है वो है कमीशन की। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो ये 4 बेसिक पेमेंट्स होती हैं, चारों की चारों फुली टैक्सेबल होती है। तो कमीशन के लिए भी हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ये भी क्या होता है बेटा, फुली टैक्सेबल। और कमीशन ना हर एक बिजनेस में दी जाती है एम्प्लॉइज को। क्यों दी जाती है, ताकि एम्प्लॉइज का ना मन लगा रहे। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर सपोज हमने अपने सेल्स डिवीजन में सारे के सारे जो हमारे सेल्स मैनेजर है, मान लो सबकी सैलरी अगर मैं सेम दूं हर महीने की, भाई सबको जो है 50,000 महीना मिलेगा। जानते हो जब कोई कस्टमर आएगा ना, कोई भी दिखाने की कोशिश नहीं करेगा कि भाई कस्टमर आए और सामान लेके जाए। हर कोई कहेगा यार तू दिखा दे इसको, तू दिखा दे। क्यों, क्योंकि उसे पता है भाई मैं काम करूं या ना करूं, हर महीने जो है फिक्स सैलरी मिलने वाली है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। प्रैक्टिकली क्या करता है एम्प्लॉयर, अपने हर एक एम्प्लॉय जो कि सेल्स डिवीजन में होता है, उसको एक बेसिक पे के साथ साथ एक वेरिएबल कंपोनेंट जरूर जोड़ता है। वो ये कहेगा भाई जितना तुम बिकवाओगे सामान उसके हिसाब से तुम्हें कमीशन मिल जाएगी। तभी आप देखो जब किसी गाड़ी के शोरूम में जाओगे तो झगड़ा हो जाता है उनकी आपस में कि मैं दिखाऊंगा इसको गाड़ी। किसी बैंक में जाओगे तो वहां पर जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपका खाता खोलने के लिए बिल्कुल बिल्कुल आगे आएगा, और वो चाहेगा कि आप एक नहीं अपने फैमिली के सबके खाते खुलवा के जाएं, क्योंकि जितने खाते खुलवाओगे आप उसके हिसाब से उसको कमीशन मिलेगी। किसी कपड़े के शोरूम में जाओगे वहां पर भी आप देखोगे, वहां पर भी जो सेल्समैन होगा वो आपको जो है आपकी जितनी बार आप बोलोगे वो हर एक चीज आपको दिखाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं सेल करूंगा तो मुझे मेरे एम्प्लॉयर से कमीशन मिलेगा। तो कमीशन जो है वो बेसिकली मिलता है, परफॉर्मेंस बेस्ड होती है कमीशन, लेकिन जितनी भी मिलेगी अपने एम्प्लॉयर से फुल्ली टैक्सेबल होगी। इस बात का बेटा ध्यान रखना, हमारा ये चैप्टर एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से है, एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से नहीं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो देगा तो एम्प्लॉय के हाथ में उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भी कमीशन को लेकर भी हम क्या बोलेंगे, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। इसका भी एक क्लास का एग्जाम्पल एक बार देख लो। क्लास में हमने ये एग्जाम्पल किया था कि मिस्टर महेश मान लो है, उनको बेसिक पे मिलता है 70,000 रुपए महीना, डीए मिलता है 30,000 महीना, बोनस मिलता है 50,000 का एक फ्लैट अमाउंट, और कमीशन दे रहे हैं हम 1%। किस पर, हमारे सेल्स के टर्नओवर पर। और इस एम्प्लॉय ने मतलब मिस्टर महेश ने 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर जो है वो अचीव किया है। अब अगर आप देखें तो बेसिक पे बेटा हमारी कितने की है, 70,000 महीना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। डीए कितना है, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, बोनस लिखा 50, कमीशन हमारी 1 करोड़ पर 1% कितनी होती है, 1 लाख। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस सैलरी। तो हमारी यहां पर बेटा 4 जो बेसिक पेमेंट्स हैं वो हमारी यहां पर खत्म हो गई हैं। अब हम अपने अगले मेन डिस्कशन की तरफ बढ़ेंगे जो कि होगा अलाउंसेस को लेकर।
देखो हमारा ये जो टॉपिक है ना, जैसे मैंने आपको कहा बेटा 4 फेजेस में बटा हुआ है। पहला फेज था, हमने बेसिक पेमेंट्स पर बात करनी थी। ये 4 तरह की ना बेसिक पेमेंट्स होती हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे सकता है। सबसे पहले हमने बात करी बेसिक पे की, जो कि फुल्ली टैक्सेबल होता है। फिर हमने बात करी डियरनेस अलाउंस की, जो कि फुल्ली टैक्सेबल होता है। बोनस और कमीशन भी हमने देखा फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। ये चारों तरह की पेमेंट्स फुल्ली टैक्सेबल होती हैं। ये हमारे इस चैप्टर का पहला फेज खत्म होता है। अब हमें बढ़ना है अपने इस चैप्टर के सेकंड फेज की तरफ, जो कि होता है अलाउंसेस। अलाउंसेस को लेकर मतलब अब हमें अलाउंसेस का डिस्कशन करना है। तीसरा फेज हमारा होगा परक्विजिट्स का, और चौथा फेज होगा हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स का। तो अभी हम अपना सेकंड फेज डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, और जो रिलेट करता है किसको, अलाउंसेस को। और अलाउंसेस ना बड़े सारे हो सकते हैं। अलाउंसेस का अगर मैं आसान से शब्दों में आपको मतलब बताऊं तो अलाउंसेस का मतलब ये होता है कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट कैश में करता है किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। एग्जांपल के तौर पर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को बोला, भाई ये लो महीने के 2000 रुपए, तुम अपने बच्चे की एजुकेशन पे बढ़िया से खर्चा करना। इसको हम बोल देंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। एम्प्लॉयर हो सकता है ये देखे कि भाई मेरा जो एम्प्लॉय है वो किराए पर रहता है, तो उस पर किराए का बर्डन ज्यादा पड़ता है, तो हमने अपने एम्प्लॉय को एक रेंट के लिए एक कैश का पेमेंट कर दिया, भाई वो रेंट ठीक से दे पाए, उसको बोलेंगे हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए शॉर्ट में बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ये कहा, भाई तुम दूर से आते हो तो तुम्हारा आने जाने में खर्चा होता होगा, तो चलो ये रखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ऐसे ही मान लो सपोज हमारे अगर ऑफिस में मान लो यूनिफॉर्म पहनने का कल्चर है, जैसे कि सपोज अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल के स्टाफ को और नॉर्मल लोगों को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अच्छा ये हॉस्पिटल का स्टाफ है, क्यों, क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी होती है। अगर आप किसी सिनेमा हॉल में जाएंगे, मान लो पीवीआर सिनेमाज में, तो जो पीवीआर सिनेमाज को जो स्टाफ होगा और जो नॉर्मल लोग जहां मूवी देखने के लिए आए हैं, उन दोनों को आप पहचान पाते हो ना कि अच्छा ये पीवीआर का स्टाफ है, क्यों, क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी होती है। ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट में जाओगे वहां पर भी ऐसा होगा, किसी होटल में जाओगे वहां पर भी ऐसा होगा। मतलब ये कि कई ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्म पहनने का एक कल्चर होता है। तो हमने अपने एम्प्लॉय को पैसा दे दिया, भाई ये रखो पैसे, यूनिफॉर्म वगैरह जो है अपने आप से देख लेना, हमने बता दिया कि इस तरह का ड्रेस कोड वगैरह है। तो हमने जब अपने एम्प्लॉय को कुछ यूनिफॉर्म के लिए पैसा दे दिया, उसको यूनिफॉर्म अलाउंस बोल देंगे। ऐसे ही बेटा हमने अगर अपने एम्प्लॉय को कहा कि तुम अपने घर में जो है, क्योंकि तुम सुबह सुबह रोज लेट आते हो, और पूछा कि लेट क्यों आते हो, वो कहता है सुबह मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, फैमिली दूसरे शहर में रहती है, तो मुझे खाना वाना खुद ही बनाना पड़ता है। तो एम्प्लॉयर ने कहा भाई ये लो सर्वेंट अलाउंस, मतलब हमने एक पैसा दे दिया कि तुम घर में मेड रख लेना, सर्वेंट अलाउंस दे दिया। मतलब ये कि अलाउंसेस बड़े तरह के हो सकते हैं। अब हमें एक एक करके सारे अलाउंसेस पर बात करनी है कि वो अलाउंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। अलाउंसेस की टैक्सेबिलिटी को लेकर अब हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। ये हमारे इस चैप्टर का सेकंड फेज है। मैंने कहा 4 फेजेस में इस टॉपिक को कवर करेंगे। पहला बेसिक फेज कवर हो गया, दूसरा अलाउंसेस का फेज, तीसरा परक्विजिट्स, और चौथा कौन सा है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब हम अपने सेकंड फेज की तरफ बढ़ रहे हैं, अलाउंसेस। आओ जरा, पहला अलाउंस बेटा जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब यहाँ पर बेटा जो हम पहला अलाउंस अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। जैसे कि नाम ही आप देख रहे हैं कि हमने चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए एम्प्लॉय को कुछ कैश में पेमेंट किया है। ध्यान रखिए बेटा, कैश में पेमेंट करना जरूरी है अलाउंसेस कहलाने के लिए। अगर जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, हम अपने एम्प्लॉय को उसके बच्चे के एजुकेशन के लिए कुछ अलाउंस दे रहे हैं। मान लो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को बोला भाई ये लो 2000 रुपये महीना और अपने बच्चे की एजुकेशन पे खर्चा कर देना। अब वो ना एम्प्लॉय खुद देखेगा कि उसको 2000 से कम खर्चा करना है, 2000 से ज्यादा खर्चा करना है, या 2000 ही खर्चा करना है, वो एम्प्लॉय खुद देखे। मतलब खर्चे की टेंशन एम्प्लॉय की खुद की है। एम्प्लॉयर ने सिर्फ क्या कर दिया है, एक कैश पेमेंट कर दिया है। अलाउंसेस में कैश पेमेंट होती है। जब मैं आगे जाके आपको परक्विजिट्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर एजुकेशन की फैसिलिटी भी आएगी। और फैसिलिटी में क्या होगा, एम्प्लॉयर बोलेगा भाई रुको, मैं तुम्हें कोई कैश में पेमेंट नहीं कर रहा हूं, मैंने, एम्प्लॉयर बोल देगा भाई ये रहा स्कूल, यहां पर मैंने फीस वगैरह पे कर दी है, तुम वहां पर बच्चे को अपना भेज देना, वहां पे तुम्हारा दाखिला बच्चे का हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉयर ने खुद ही एजुकेशन की फैसिलिटी को अरेंज कर दिया है। अगर तो कैश की पेमेंट नहीं है, फैसिलिटी दी गई है, तो ये बेटा हम कहां पे पढ़ने वाले हैं, परक्विजिट्स में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अलाउंसेस। अलाउंसेस मतलब समथिंग गिवन इन कैश, यहां पर हमने कुछ कैश में पेमेंट किया है। ठीक, तो पहले तो ये बेसिक सी बात। अब देखो फिर से एक बात सामने आती है कि हमें यहां पर बेटा करना क्या, हमारे इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारे इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि हमें एम्प्लॉयर से कुछ भी मिला है उसमें से कितना पोर्शन टैक्सेबल है, कितना पोर्शन एग्जेम्प्ट है। हमें टैक्सेबल वाला पोर्शन चाहिए, उसमें से अगर कुछ एग्जेम्प्ट है तो माइनस करके जो टैक्सेबल पोर्शन है वो हमारी मेन शीट में आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट मिली है टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, सरकार कह रही है हम भी उसमें से कुछ अमाउंट ना एग्जेम्प्ट करेंगे, वो सारा टैक्स नहीं करेंगे। और एग्जेम्प्ट कितना करेंगे भी सरकार को कोई बताए कि कितना। आज के टाइम पर इतनी कम लिमिट कैसे कर सकते हो आप। अगर आप देखो तो यहां बेटा लिमिट कितनी है, आओ जरा पहले लिमिट रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हमें करना है। कहता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट है कितने अमाउंट तक एग्जेम्प्ट है, अप टू 100 रुपी पर मंथ। पहली बात क्या है, 100 रुपी पर मंथ
पर चाइल्ड, पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर ने मान लो अपने एम्प्लॉय को कहा कि ये लो भाई 500 रुपए महीना अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, तो सरकार सिर्फ उसमें से एग्जेम्प्ट कितना करेगी, 100 रुपए महीना। मतलब 500 रुपए अगर मुझे हर महीने मिल रहे हैं एम्प्लॉयर से, तो सिर्फ 100 रुपए ही सरकार के लिए एग्जेम्प्ट करेगी। भाई आज के टाइम पे बताओ सरकार को 100 रुपए में तो शायद सरकारी स्कूल की भी एजुकेशन ना हो पाए, नहीं अगर आप ध्यान से देखो। लेकिन बेटा ये लिमिट ना बड़ी पुरानी है, ये लिमिट्स बहुत पुरानी है, तो ये सरकार ने चेंजेस नहीं किए हैं। और अभी हम आगे जाके ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम की बात भी करेंगे, तो न्यू रिजिम में तो वैसे भी ये अलाउंस जो है इसका बेनिफिट मिलता ही नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल होता है न्यू रिजिम में। बट चलो वो तो बात की बात है, अभी के लिए अगर मैं बात करूं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो एग्जेम्प्ट कितना है, 100 रुपी पर मंथ पर चाइल्ड। इसका मतलब ये एक बच्चे के लिए सरकार कितना छोड़ने को तैयार है, कितना माफ करने को तैयार है, 1200 रुपए, 100 रुपी पर मंथ पर चाइल्ड। और 2 बच्चे के लिए तक अलाउड है, इसका मतलब 2400 रुपए की मैक्सिमम एग्जाम्पशन मिल सकती है इस पर्टिकुलर जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के चलते। क्योंकि 100 रुपी पर मंथ पर चाइल्ड है, तो एक बच्चे के 1200 रुपए, तो 2 बच्चे के बेटा कितने हो जाएंगे, 2400 रुपए। अब यहां पर कुछ बातों का ध्यान रखना है, मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल लेके आपको जो है क्लैरिफाई कर रहा हूं। अब मान लो बेटा एक एम्प्लॉयर है ना अपने एम्प्लॉय को, उसका मान लो एक ही बच्चा है और उसके लिए ना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया है सपोज 500 पर मंथ के हिसाब से, 500 पर मंथ दिया है, तो इसका मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितने रुपए दिए हैं बेटा, 6000 रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं, 6000 रुपए दिए हैं। इसमें से सरकार कह रही है कि हम कुछ एग्जेम्प्ट कर देंगे। कितना एग्जेम्प्ट कर देंगे, सिर्फ 100 रुपए महीने के हिसाब से एग्जेम्प्ट कर देंगे। इसका मतलब 1200 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो 4800 बेटा क्या हो जाएगा, 4800 जो है टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब मान लीजिए अगर किसी का एक ही बच्चा है और एम्प्लॉयर ने उसके लिए 500 रुपए महीना दिया है, तो सरकार इसमें से 100 रुपए तो छोड़ देगी, तो या तो 500 में से ही 100 रुपए माइनस कर लो, कितना बचा, 400 रुपए। 400 मल्टीप्लाइड बाय 12 मतलब 4800 रुपीज जो है टैक्सेबल हो जाएगा। हमारी जो वो शीट है जहां पर हमें अमाउंट लिखना होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का, वहां पर कितना अमाउंट लिखेंगे हम, 4800 जो कि टैक्सेबल है। एग्जेम्प्ट अमाउंट तो ऑफ कोर्स हम बाहर नहीं लिख पाएंगे ना, हमें तो टैक्स निकालना है एम्प्लॉय का, तो टैक्स निकालने के लिए टैक्सेबल इनकम निकालनी पड़ेगी, और इसलिए हम सारे के सारे कौन से पोर्शन लेंगे, टैक्सेबल पोर्शन लेंगे। ठीक है, आओ जरा एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो सपोज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के 2 बच्चों के लिए 500 रुपए दिए हैं। कितने कितने रुपए दिए हैं, 500 रुपए दिए हैं पर मंथ। कितने दिए हैं, 500 रुपए पर मंथ दिए हैं। तो सरकार इसमें से कितना छोड़ने को तैयार है, 100 रुपए पर मंथ छोड़ने को तैयार है। इसका मतलब ये कि अगर 100 रुपए छोड़ देंगे तो 400 रुपए पर बच्चा जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब एम्प्लॉय का टैक्सेबल अमाउंट कितना रुपए हो जाएगा, 800 रुपए महीने का टैक्सेबल हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9600 हो जाएगा। आप इसको कुछ ऐसे भी सोच सकते हो कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया वो कितना दिया, वो 500 रुपए महीना दिया, लेकिन कितने बच्चों के लिए दिया, 2 बच्चों के लिए दिया। 500 रुपए महीना दिया, लेकिन कितने बच्चों के लिए दिया है बेटा, 2 बच्चों के लिए दिया है। इसका मतलब ये हो गया 500 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6000 आएगा, और 6000 जो है एक बच्चे का है, तो 2 बच्चों के लिए कितने रुपए दिए हैं, 12000 रुपए दिए हैं। फिर इसमें से हम ये देखेंगे कि एग्जेम्प्ट कितना है, और एग्जेम्प्ट बेटा कितना है, एग्जेम्प्ट हमारा यहाँ पे जो सरकार करेगी वो 100 रुपए महीना एग्जेम्प्ट करेगी, 100 रुपए महीना एग्जेम्प्ट करेगी, तो एक साल का 1200 रुपए हो जाएगा। लेकिन 2 बच्चों के लिए तक एग्जेम्पशन अलाउड है, इसका मतलब 2400 रुपए इसमें से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल 9600 रुपीज होगा। तो 100 रुपी पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट है, और उसके बियॉन्ड जितना भी होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। और वो हमारी टैक्सेबल का क्या मतलब है कि जो हम वो ग्रॉस सैलरी की शीट बनाएंगे वहां पर हमें टैक्सेबल अमाउंट जो है वो लिखना होगा। ठीक है, अब जरा मैंने जो क्लास में एग्जांपल लिए थे एक बार मैं वो रेफर करवा देता हूं आपको। जैसे कि देखो ये एग्जांपल नंबर 1 है, यहां पर हमने क्या लिखा कि मिस्टर एक्स जो है वो एम्प्लॉयड है एबीसी लिमिटेड के साथ, और एम्प्लॉयर ने उनको पे किया है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 200 रुपए महीना पर चाइल्ड, लेकिन कितने बच्चों के लिए, 4 बच्चों के लिए। इसका मतलब एम्प्लॉयर ने 200 200 200 200 4 बच्चों के लिए दिए हैं, लेकिन 100 रुपए की छूट सिर्फ कितने बच्चों के लिए मिल सकती है बेटा, सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले बच्चे के लिए 100 रुपए टैक्सेबल, दूसरे के लिए 100 रुपए, और तीसरे और चौथे बच्चे के लिए पूरे पूरे जो मिले हैं पूरे के पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे। ध्यान रखना हमने यहाँ पर बेटा पर मंथ अमाउंट लिखा है, यहाँ पर 200 रुपए पर मंथ मिला है पर चाइल्ड फॉर 4 चिल्ड्रन। इसका मतलब 4 बच्चों के लिए 200 200 200 मिला है, लेकिन जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो सिर्फ कितने के लिए मिलेगी, सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिलेगी, और वो भी कितनी, 100 रुपए महीने की। इसका मतलब पहले 2 बच्चों के लिए 100 रुपए टैक्सेबल होगा, और तीसरे और चौथे बच्चे के लिए 200 200 रुपए टैक्सेबल होगा। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 200 और 200 400 और 100 100 600 600 इंटू 12 जो है टैक्सेबल हो जाएगा।
मतलब 7200 रुपीज जो है टैक्सेबल हो जाएंगे। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका ये भी है, हम एग्जामिनेशन में ये तरीका फॉलो करते हैं। कौन सा तरीका? कि हम पहले लिख देते हैं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला कितना, 200 रुपए पर मंथ मिले हैं 4 बच्चों के लिए। 200 रुपए पर मंथ का मतलब हो गया 2400 रुपए एक बच्चे का एम्प्लॉयर ने दिया है और 4 बच्चों के लिए दिया है, तो कितना दिया है? 9600 रुपीज। इसमें से एग्जेम्प्ट कितना हो सकता है? पर बच्चा 1200 रुपए, 2 बच्चे का मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिल जाएगा, तो 100 इंटू 12, एक बच्चे का 1200 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए हो सकता है, तो 2400 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 7200। अब यहां जो बेटा एक बात और ध्यान देने वाली है, वो अगले एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ये एग्जाम्पल भी मैंने क्लास में ही करवाया था। आप देखो यहां पर क्या लिखा है, मिस्टर एक्स जो है वो एम्प्लॉयड है एबीसी लिमिटेड के साथ और एम्प्लॉयर ने पे किया है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, लेकिन 50 रुपए महीना दिया है फॉर 3 चिल्ड्रन। अब क्योंकि बेटा इस एग्जाम्पल में दिए ही 50 रुपए महीना है, एक बात बताओ, जितना मुझे एम्प्लॉयर से मिला है उससे ज्यादा थोड़ी एग्जेम्पशन मिल सकती है? मतलब ये कि अगर मुझे मिले ही 100 रुपए से कम है तो जितना मिला है उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 50 मिला है तो 50 रुपए तक की एग्जेम्पशन मिल सकती है बस। इसका मतलब ये कि 3 बच्चों के लिए अगर 50-50 मिले हैं तो 50-50 तो पूरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन तीसरे बच्चे के ध्यान रखना वो टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ पहले 2 बच्चों तक की सिर्फ एग्जेम्पशन मिल सकती है। आप ऐसे नहीं बोल पाएंगे कि हमें 100 रुपए पर मंथ तक का क्योंकि एग्जेम्पशन अलाउड है, इसका मतलब टोटल एग्जेम्पशन हमें 2400 मिलनी चाहिए, क्योंकि 1200 रुपए पर बच्चा, 2 बच्चों के 2400, तो टोटल एग्जेम्पशन 2400 की मिलनी चाहिए। ध्यान रखें, टोटल एग्जेम्पशन 2400 की मिलेगी, लेकिन अगर आपको एक बच्चे के लिए 1200 रुपए से ज्यादा मिले हैं तब। अगर एक बच्चे के आपको मिले ही 600 रुपए हैं तो 600 से ज्यादा थोड़ी एग्जेम्प्ट कर देंगे पर बच्चा। इसलिए यहां पर ध्यान रखें, इस तरीके से ये जो मैंने काट के किया है, ये लिख के गलत किया है। क्यों गलत किया है? क्योंकि ये सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। जैसे कि मान लो सपोज मैं ये कहता हूं क्योंकि 50 रुपए पर बच्चा मिला है, तो एक बच्चे के कितने हो जाएंगे साल के? 600 रुपए, 3 बच्चों के 1800 रुपए हो गए। और हम ये दलील दें कि देखो 1200 रुपए तो एक बच्चे का साल का एग्जेम्प्ट हो सकता है ना, तो 2400 तक की एग्जेम्पशन मिल सकती है, 1800 यहां पूरा पूरा एग्जेम्प्ट कर दो, ऐसा नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपको पहले 2 बच्चों के लिए मिले ही 600 रुपए हैं, तो जितने मिले हैं उससे ज्यादा एग्जेम्पशन मिल नहीं पाएगी, मतलब 1200 रुपए की मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिल पाएगी। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, चिल्ड्रन, ये दूसरा तरीका दिखा शो करने का, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला कितना है? 50 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, 50 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1800 मिला है। एग्जेम्प्ट कितना हो पाएगा? 50 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि पहले 2 बच्चों के लिए मिले ही 50 रुपए हैं, तो जितने मिले हैं उससे ज्यादा थोड़ी एग्जेम्प्ट कर देंगे, जितना मिला है उससे ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता। ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा। तो हमें जो ये 100 रुपए की जो लिमिट है ये पर बच्चा देखनी है। अगर मुझे मिला ही 100 रुपए से कम है तो जितना मिला है उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मिला ही 50 रुपए है तो 50 ही तक तो एग्जेम्प्ट करवाओगे ना पर बच्चा। ठीक है, थर्ड जो किड होगा उसके लिए जो है पूरा का पूरा फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहां पर और देख लो, ये क्लास में ही करवाया था और फटाफट फटाफट हम इसको भी देख लेते हैं। Mr. X is employed. Mr. X is employed with ABC Limited. An employer has paid children education allowance of rupees 1000 per month for 3 children. जब बेटा मैंने ये क्लास में ये एग्जाम्पल करवाया था तो बहुत बड़े सारे बच्चों ने इसको गलत किया था। और गलत क्यों किया था? क्योंकि वो एक बात यहां पर नोटिस करना भूल गए कि यहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड दिया है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। ऊपर के जो 2 एग्जाम्पल्स बेटा हमने किए थे, देखो यहां पर क्या लिखा था, हमने यहां पर देखो क्या लिखा था, 50 रुपए पर मंथ दिया है और पर चाइल्ड दिया है, एक बच्चे के 50 रुपए दिए हैं। उसके बाद एग्जाम्पल 1 देखो, वहां पे क्या लिखा था, 200 रुपए पर मंथ दिया है और पर चाइल्ड दिया है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं लिखा, यहां पर बेटा क्या लिखा है, हमने 1000 रुपए इन ऑल दिए हैं, तीनों बच्चों के मिला के 1000 रुपए इन ऑल दिए हैं, 1000 रुपए पर मंथ दिया है फॉर 3 चिल्ड्रन। इसका मतलब टोटल मुझे जो एम्प्लॉयर से मिला है वो कितना मिला है? 12,000 रुपए। टोटल कितना मिला है? 12,000 रुपए, और इसमें से एग्जेम्प्ट कितना कर देंगे? 100 रुपए पर मंथ, और कितना? फॉर मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। मतलब ये मान के चल सकते हैं कि जो 1000 रुपए पर मंथ मिले हैं वो 3 बच्चों के लिए हैं। इसका मतलब हर एक बच्चे के लिए 333 मिले होंगे, नहीं, लेकिन हमें ऐसा कुछ करके नहीं दिखाना, हमें तो क्या देखना है, टोटल मिला कितना। टोटल मिला है 12,000 रुपए, और मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना हो सकता है? एक बच्चे का 1200 रुपए, 3 बच्चों के लिए भले ही मिला हो, लेकिन हमें एग्जेम्पशन तो 2 ही बच्चों का मिल सकता है, तो 100 रुपए पर मंथ फॉर मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। ये बेटा हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का भी जो है कह सकते हो डिस्कशन खत्म हो गया। देखो हम ना अभी शुरुआत में, अभी मैं कोई क्वेश्चन आपको रिवाइज नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि हमारा जब सैलरी का क्वेश्चन आता है तो उसमें बड़े सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो पहले हमारा ठीक ठाक एक बार सारे कंपोनेंट्स एक बार डिस्कस हो जाए, रिवाइज हो जाए, उसके बाद फिर मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आपको इस रिवीजन क्लास के दौरान करवा दूंगा। ठीक है ना? चलिए, अब एक बात और जो ध्यान रखनी है बेटा, मैं ना अभी सारी बातें जो है, आपको पता है हमारे इनकम टैक्स में 2 रिजीम्स होती हैं, एक ओल्ड रिजीम होती है और एक न्यू रिजीम, जिसे हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम भी बोलते हैं।
ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है, जो हमारी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम मतलब जो न्यू रिजिम होती है उसमें फुल्ली टैक्सेबल होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता। ठीक है। अभी मैं आपके साथ जितनी बातें कर रहा हूं वो सारी की सारी ओल्ड रिजिम की करूंगा। न्यू रिजिम की बातें जो है लास्ट में एक साथ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, फटाफट रिवाइज हो जाएंगी। पहले हम सारा डिस्कशन बेटा किसका कर रहे हैं, ओल्ड रिजिम का। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है ओल्ड रिजिम में कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट हमें होता हुआ दिखेगा, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। लिमिट बहुत कम है, मेरे टाइम पे भी यही लिमिट थी, तब से सरकार ने इसको बिल्कुल नहीं बदला है, जबकि आज के दौर के हिसाब से इसको बदल जाना चाहिए। 100 रुपए में आजकल कोई पढ़ाई नहीं हो पाती है, 100 रुपए तो बहुत ही कम अमाउंट है, बट चलो जो है वही हमें करके जाना पड़ेगा। चलिए बेटा अपने अब अगले अलाउंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो अगला अलाउंस है वो है हॉस्टल अलाउंस। अब एक बात बेटा मुझे बताओ, अगर किसी पेरेंट को अपने बच्चे को लोकल अपने घर के आसपास के स्कूल में पढ़ाना है, वहां पर ज्यादा खर्चा आएगा या हॉस्टल भेजना होगा वहां ज्यादा खर्चा आएगा? सर बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जहां हॉस्टल भेजेंगे तो वहां ज्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि हॉस्टल में बच्चा रहेगा तो वहां पर हॉस्टल वालों को उनका खाने, बच्चे का खाने पीने का भी इंतजाम देखना पड़ेगा, उनको पूरे दिन अगर रहलाएंगे वहां पर तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है खर्चा वहां पर ज्यादा आएगा। इसलिए सरकार के लिए चिंता ना करो, हम ना एग्जामेशन बढ़ा देंगे। सरकार ने दिल बड़ा करके 100 रुपए से एग्जामेशन कितना कर दिया है, 300 रुपए। यहां पर 100, बस सारी बातें वही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वाली है, लेकिन एग्जेम्पशन का बेटा अमाउंट कितना हो जाएगा, 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। इसका मतलब एक बच्चे का 300 रुपए जो है वो एग्जेम्प्ट है, एक महीने का तो साल का बेटा कितना हो गया, 3600 रुपीज। 12 इंटू 300, एक बच्चे का 3600 रुपए तक का एग्जेम्प्ट है, 2 बच्चों तक की छूट है। इसका मतलब 7200 रुपीज का जो है एग्जेम्पशन मिल सकता है फॉर 2 चिल्ड्रन। ठीक है। और जरा इसका भी एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल में से पहला एग्जांपल देखो, मिस्टर एक्स जो है एम्प्लॉय है एबीसी लिमिटेड के साथ, और एम्प्लॉयर ने हॉस्टल अलाउंस दिया है 700 रुपए पर मंथ का पर चाइल्ड, और कितने बच्चों के लिए, 3 बच्चों के लिए। 700 रुपए 3 बच्चों के लिए मिले हैं, 700 रुपए 3 बच्चों के लिए मिले हैं। सरकार कितना छोड़ने को तैयार है, पहले बच्चे का 300, दूसरे बच्चे का 300। इसका मतलब 400 400 तो इनका टैक्सेबल हो जाएगा, और तीसरे बच्चे का पूरा 700 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब 400 400 और 700, ये कितना हो गया बेटा, 1500 रुपए महीना इतना टैक्सेबल होगा। ध्यान रखिए बेटा, हमें टैक्सेबल अमाउंट चाहिए, ध्यान रखिए, बार बार बोल रहा हूं टैक्सेबल अमाउंट चाहिए। तो जितना मिला है उसमें से देखो एग्जेम्प्ट कितना है, माइनस कर दो, टैक्सेबल अमाउंट हमारी ग्रॉस सैलरी का हिस्सा बनेगा। ठीक। अच्छा अब आगे देखें, यहां पर इसको हमने कहा, लेकिन हम एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट करके आते हैं। हॉस्टल अलाउंस मिला कितना है, सर मिला है 700 रुपए महीना, मिला है 700 रुपए महीना, तो 700 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, 700 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 इतना मिला है। एग्जाम्प्ट कितना हो जाएगा, 300 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, 300 रुपए पर मंथ फॉर मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। इसका मतलब 7200 रुपए का, 7200 का मैक्सिमम एग्जाम्पशन मिल सकता है। तो टैक्सेबल बेटा इस एग्जाम्पल में कितना हो जाएगा, 18,000 रुपए। अपने 2 अलाउंसेस को डिस्कस करने के बाद मैं वापस से अपनी मेन कंट्रोल शीट पर आया। यहाँ पर जो जो हमने अभी तक का डिस्कशन किया, हमने सबसे पहले कहा बेसिक पे बेटा फुल्ली टैक्सेबल, डीए फुल्ली टैक्सेबल, बोनस फुल्ली टैक्सेबल, कमीशन फुल्ली टैक्सेबल। मतलब जितना भी अमाउंट मिलेगा पूरा का पूरा अपनी शीट में डाल देंगे जो कि फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद अलाउंसेस मैंने कहा अभी बड़े सारे पढ़ने हैं, जिसमें से अभी हमने 2 अलाउंसेस पढ़े। पहला कौन सा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिल सकता है, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, क्योंकि ऑफ कोर्स हॉस्टल पे खर्चा ज्यादा होगा, इसलिए सरकार ने दिल बढ़ा करके ये एग्जामेशन का अमाउंट 100 रुपए से कितना कर दिया, 300 रुपए, 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। ठीक, ये 2 अलाउंसेस हमारे डिस्कस हो गए हैं। मैंने कहा अभी हम सिर्फ ओल्ड रिजीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यू रिजीम में जो है कुछ अलाउंसेस में कोई भी एग्जामेशन नहीं मिलेगा, जैसे कि ये चिल्ड्रन एजुकेशन और हॉस्टल एक्सपेंडिचर है, ये फुल्ली टैक्सेबल होंगे। लेकिन मैंने कहा न्यू रिजीम की बात आगे चल के करेंगे, अभी फिलहाल हम ऐसे बात कर रहे हैं एज एफ जो है ओल्ड रिजीम जो है एसएससी ने ऑप्ट कर रखी है। चलिए अपने अगले अलाउंस की तरफ बढ़ते हैं। बेटा वैसे डिस्कशन में ना हमारा जो अगला अलाउंस हम टेकअप करते हैं, रेगुलर बैच में मैंने अगला अलाउंस जो टेकअप किया था वो किया था एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। पर क्योंकि ना हाउस रेंट अलाउंस काफी इंपॉर्टेंट अलाउंस है और थोड़ा बड़ा अलाउंस है, इसमें काफी कुछ डिस्कस करने को होता है, इसको मैंने लास्ट में टेकअप करूंगा अलाउंसेस में। पहले मैं आपके साथ सारे छोटे छोटे अलाउंसेस डिस्कस करके फटाफट अलाउंसेस का एक मेजर पोर्शन खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मैं अभी हाउस रेंट अलाउंस को डिस्कस ना करके मैं आपके साथ पहले आगे के अलाउंसेस डिस्कस कर रहा हूं, और जो नेक्स्ट अलाउंस बेटा हम डिस्कस करेंगे वो हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। कौन सा अलाउंस डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और ट्रांसपोर्ट जैसे कि आप नाम ही देख रहे हैं, ये हमने एम्प्लॉई के ट्रांसपोर्ट को लेकर
उसको हमने बेटा कुछ कैश में पेमेंट करी है। ध्यान रखें, अलाउंसेस का हमेशा मतलब ध्यान रखना, कैश में पेमेंट करी है हमने एम्प्लॉय को, ताकि वो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसे खर्च कर पाए। हम नहीं पूछ रहे उससे कि तुमने कितना खर्चा किया कितना खर्चा नहीं किया। अच्छा एक बात चलो अब चल पड़ी तो मैं एक बात क्लेरिफाई कर दूं, हमने बेटा अभी जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया या हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस दिया, उन दोनों अलाउंसेस में ना आपने एक कॉमन बात देखी होगी, हमने उन दोनों ही अलाउंसेस में पता है क्या लिखा था? अगर आप ध्यान से देखो तो उन दोनों अलाउंसेस में हमने एक बात लिखी थी कि एग्जेम्पशन इज अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। यहां भी क्या लिखा है? एग्जेम्पशन इज अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। इसका मतलब ये कई बार ना हो सकता है कि एग्जामिनर आपको बहकाने के लिए बता दे, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर से मिले 1000 रुपए, ठीक है, और एम्प्लॉई मान लो खर्चा कर रहा है अपने बच्चे की एजुकेशन पे से 800 रुपए या 700 रुपए, मतलब वो बोलेगा एम्प्लॉयर से 1000 मिले हैं लेकिन एम्प्लॉय ने 700-800 रुपए खर्च कर रहे हैं। बेटा एम्प्लॉय के एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं है, आपको बस दो बातें देखनी है, एम्प्लॉयर से मिला कितना है। 1000 रुपए पर बच्चा मिला है तो 100 रुपए तक की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, 900 रुपए टैक्सेबल है। एम्प्लॉय ने अपने बच्चे की एजुकेशन पे कितना खर्चा किया कितना नहीं किया, जब अलाउंसेस की बात आती है हम ये बात नहीं देखेंगे, मतलब इस खासकर इन दो अलाउंसेस में ये बात नहीं देखेंगे कि एम्प्लॉय ने कितना खर्चा किया है। कुछ कुछ में हमें देखना पड़ेगा आगे के अलाउंसेस में, लेकिन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में ये आपको चेक ही नहीं करना है कि एम्प्लॉय ने कितना खर्चा किया। मान लो कि सपोज एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 15,000 रुपए महीने का दे दिया कि तू बढ़िया इंटरनेशनल स्कूल में डाल, बढ़िया इंटरनेशनल स्कूल में डाल, और मान लो एम्प्लॉय जो है सिर्फ उसमें से 10,000 ही खर्च कर पा रहा है, मान लो ठीक ठाक स्कूल में डाल दिया, 10,000 महीने का खर्चा हो रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ 100 रुपए एग्जेम्प्ट करेगी, ध्यान रखें, ठीक है। एम्प्लॉयर ने कितने दिए हैं? 15,000। एम्प्लॉय जितना मर्जी खर्चा करे हमें देखना ही नहीं है, एम्प्लॉयर ने दिए कितने हैं? 15,000। 100 रुपए तक की बस छूट मिलेगी पर बच्चा पर चाइल्ड, मतलब पर बच्चा और पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। अच्छा एम्प्लॉयर ने मान लो दिए सिर्फ 500 रुपए, लेकिन एम्प्लॉय के खर्चा हो रहा है महीने का 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, जितना मर्जी खर्चा होने तो हमें उससे मतलब ही नहीं है। तो कई बार ना एग्जाम के क्वेश्चंस में हो सकता है कि वो ये बताए कि एम्प्लॉय ने इतना खर्चा किया है, हमें एम्प्लॉय के खर्चे से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक। चलो एक बात ये हुई, अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगला अलाउंस जो हमने कहा था हम डिस्कस कर रहे थे, कौन सा वाला? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस को पहले एक बार बेटा यहाँ पे रीड करो क्या लिखा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज गिवन to an employee to meet expenditure on commuting between place of residence and place of duty, प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म्स है। आगे जाके ना मैं अभी आपके साथ कन्वेंस अलाउंस को डिस्कस करूंगा कि कन्वेंस अलाउंस भी एक होता है, डेली अलाउंस एक होता है, आउट स्टेशन अलाउंस होता है। ये सारे अलाउंसेस बेटा सामने नाच लगते हैं, बोलते हैं पहचान कौन की मैं कौन सा हूं, तो हमें ना इसका डिफरेंशिएट करना बड़ा जरूरी है। मैं आगे जाके ना एक टैबुलर चार्ट आपको दिखाऊंगा जब ये सारे अलाउंसेस आपको रिवाइज करवा दूंगा। पहले मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ? ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। ध्यान रखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आगे जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे किससे, इसको मिक्सअप कर दोगे कन्वेंस अलाउंस के साथ, इसको मिक्सअप कर दोगे डेली अलाउंस के साथ, इसको मिक्सअप कर दोगे आउट स्टेशन अलाउंस के साथ। फिलहाल ध्यान रखें मैंने वो बताई नहीं है तो अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस को लेकर एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये अलाउंस दिया जाता है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के खर्चे के लिए। मतलब जो एम्प्लॉई है अपने घर से ऑफिस तक आ रहा है, वो हो सकता है मेट्रो से आता हो सकता है टैक्सी से आता हो सकता है ऑटो से आता हो सकता है खुद के व्हीकल से आता हो, जैसे भी आता हो, हमने ये अलाउंस उसको इसलिए दिया है ताकि वो अपने घर से लेकर ऑफिस तक का जो खर्चा है उस पर्टिकुलर अलाउंस से मीट आउट कर सके। तो हम जब अपने एम्प्लॉय को कुछ कैश पेमेंट करते हैं उसके कम्यूटेशन के लिए कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर वो उन पैसों से जा सके, ऐसे अलाउंस को बेटा हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और ये अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। हाँ लेकिन एक छूट मिल जाती है, और छूट कब मिलती है? जब कोई मान लो स्पेशली एबल्ड कोई एम्प्लॉय है, स्पेशली एबल्ड एम्प्लॉय को 3200 रुपए पर मंथ तक की छूट मिलती है। और स्पेशली एबल्ड एम्प्लॉय को क्यों मिलती होगी 3200 रुपए पर मंथ तक की छूट? ये बड़ा देखो बेटा ऑब्वियस सी बात है। अभी आप देखो ये छूट मिल किसको रही है? इज अलाउड फॉर ब्लाइंड, हैंडीकैप्ड, डेफ एंड डम एम्प्लॉयज। अब देखो बेटा मैं ना आपसे एक बेसिक सा सवाल करता हूं, मान लो सपोज दो इंसान है, एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल फिजिकली फिट है और एक ऐसा इंसान है जो कि मान लो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। अब दोनों अगर लोगों को अपने अपने ऑफिस जाना है तो मुझे बताओ जो फिजिकली एबल्ड है क्या वो आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जा सकता है? वो मिनिमम खर्चे से जा सकता है, वो बस वस भी पकड़ लेगा, वो मेट्रो भी पकड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा इंसान है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है, हैंडीकैप है, वो उसको जाने में तो कितनी दिक्कत होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। देखो बाहर की कंट्रीज में जो फिजिकली हैंडीकैप लोग होते हैं उनके लिए ना स्पेशल प्रोविजंस होते हैं कि उनको कोई दिक्कत ना हो, आराम से वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर पाए। पर अभी हमारे इंडिया में कहने को तो देखो है तो सही फैसिलिटीज, लेकिन आप भी जानते हो कि वो इतने अच्छे से प्रोवाइड होती नहीं।
तो अल्टीमेटली अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है या फिर कहे स्पेशली एबल्ड इंसान है, वो इंसान जो है अगर मान लो अपने ऑफिस जाएगा तो आप ये मान के चलो कि हो सकता है कि उसको कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ही करना पड़े, हो सकता है उसको ऑटो या टैक्सी वगैरह करना पड़े, मतलब उसको अपने ऑफिस तक पहुंचने में भी अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। इसलिए सरकार ने ऐसे एम्प्लॉयज के लिए 3200 रुपए पर मंथ तक का एग्जेम्पशन दिया है। इसका मतलब मान लो अगर एक एम्प्लॉयर से, अब एक एम्प्लॉयर से एक ऐसा इंसान जो कि फिजिकली डिसेबल्ड या फिजिकली स्पेशली एबल्ड है, ऐसे इंसान को अगर मान लो अपने एम्प्लॉयर से 5000 रुपए का एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, तो सरकार के लिए कितना एग्जेम्प्ट कर देंगे? सरकार के लिए 3200 रुपए महीने तक एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिए 3200 रुपए का जो एग्जेम्पशन है ये मैक्सिमम है। अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को मिला ही सिर्फ 3000 रुपए है तो 3000 तक ही एग्जेम्प्ट कर पाएंगे, 2000 मिला तो 2000 एग्जेम्प्ट कर पाएंगे। मतलब मैक्सिमम कितना एग्जेम्पशन मिल सकता है? 3200 रुपए पर मंथ तक का एग्जेम्पशन मिल सकता है अगर कोई स्पेशली एबल्ड इंसान है उसको। और ऐसा क्यों है? बिल्कुल लॉजिकल सी बात है कि अगर कोई स्पेशली एबल्ड होगा तो उसको ऑफिस पहुंचने के लिए अपने जहां पर वो जॉब करता है वो नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से शायद बेचारा जा ही ना पाए, उसको अपना कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। और उसका नॉर्मल लोगों से, जैसे मान लो अगर कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल फिजिकली फिट है, वो तो बस से भी निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए तकलीफ होगी, तो इसलिए हो सकता है उसको कोई प्राइवेट व्हीकल करना पड़े। इसलिए सरकार ने यहाँ पर 3200 रुपए महीने तक का एक एग्जाम्पशन जो है वो दिया हुआ है। बेटा इसके रिगार्डिंग अगर मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, देखो मेरे को ना, मैं करीब हो गए शायद 10-12 साल हो गए, कभी मैं पीछे एक बार देहरादून गया था, तब मैं ठहरा था एक बार लेमन ट्री होटल्स की चेन में ठहरा था, वहां पे देहरादून में जो लेमन ट्री होटल्स है वहां पे ठहरा था। अब लेमन ट्री होटल्स, अब तो आज तो लिस्टेड कंपनी है, एक अच्छी खासी चेन है वो। लेमन ट्री होटल्स में मैंने एक बात क्या नोटिस करी कि उनके रेस्टोरेंट में और उनके अलग अलग जो भी जहां जहां पर भी जो स्टाफ था, ऐसा स्टाफ उन्होंने हायर कर रखा था जो सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। मतलब उस टाइम, उसके बाद ना, मतलब मेरे दिल में लेमन ट्री होटल्स के लिए जो रिस्पेक्ट बढ़ी ना, मुझे लगा यार क्या, कितना कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने ऐसे लोगों को हायर कर रखा है अपने अलग अलग डिविजन्स में। अब तो हालांकि बड़े सारे बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स करते हैं, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए जो है हायर करते हैं, लेकिन एक कितनी बड़ी बात है। तो सरकार भी कह रही भाई हम भी अपनी तरफ से अपना जो है पार्ट निभाएंगे। तो अगर मान लो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को अगर इस तरह का कोई भी मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया है स्पेशली एबल लोगों को, तो 3200 रुपए की छूट सरकार कह रही है हम उसमें दे देंगे। लेकिन ध्यान रखें दिस इज द मैक्सिमम एग्जेम्पशन, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को अगर इससे कम अमाउंट मिला है, तो जितना मिला है उससे ज्यादा तो एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता ना। अगर किसी को मिला ही सिर्फ 2000 महीना है अपने एम्प्लॉयर से, तो 2000 रुपए तक की एग्जेम्पशन हो सकती है। मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितने रुपए की है बेटा? 3200 पर मंथ, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस को लेकर दो बातें ध्यान रखनी है कि ये अलाउंस जो दिया जाता है वो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि एम्प्लॉय जो है, मान लो सिंपली लिखा है कि मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय है, ऐसे ऐसी जगह पे काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है, फुल्ली टैक्सेबल। जनरल जनरल रूल क्या है बेटा? फुल्ली टैक्सेबल। अगर उसको 3200 रुपए की एग्जामेशन अगर दिलवानी होगी तो वो जरूर जो है वो ये वर्ड्स यूज करेगा कि एम्प्लॉय जो है वो स्पेशली एबल्ड है। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो अब अगला अलाउंस है जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, रादर दो अलाउंसेस को साथ में एक बार देख लेते हैं। और वो दो अलाउंसेस बेटा कौन कौन से हैं? एक है ट्राइबल एरिया अलाउंस और दूसरा बेटा है अंडरग्राउंड अलाउंस। एक कौन सा है? ट्राइबल एरिया अलाउंस, और दूसरा कौन सा है? अंडरग्राउंड अलाउंस। अब देखो बेटा मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करता हूँ, मान लो जैसे कल को आप सीएस क्वालिफाई कर जाओगे और आपके पास ना मान लो जॉब ऑफर्स आते हैं, एक जॉब ऑफर आपको आया है, मान लो किसी बड़े सिटी से दिल्ली से, बैंगलोर से या मुंबई से, किसी भी बड़े शहर से आया है, और एक आपको ऑफर आया मान लो पोस्टिंग का कि आपकी किसी ट्राइबल एरिया में पोस्टिंग करेंगे, मान लो उड़ीसा, असम या फिर नागालैंड या फिर मिजोरम के किसी ट्राइबल एरिया में, जहां पर फैसिलिटीज बहुत कम होगी और वहां पर ना कुछ ट्राइब्स, जैसे मैं आपको कुछ अगर इमेजेस दिखाऊं तो आप शायद ज्यादा अच्छे से विजुलाइज कर पाए। मान लो ऐसे किसी ट्राइबल एरिया में आपकी मान लो पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ट्राइबल एरिया में अगर आपकी पोस्टिंग होती है और या फिर किसी बड़े शहर में पोस्टिंग होती है, तो आप कहां पर वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने की, मतलब कहां वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? किसी बड़े शहर का या किसी ट्राइबल एरिया का? सर डिपेंड करता है कि पैकेज क्या है। लेकिन अगर मैं सपोज सारी सिचुएशन को सेम रखूं तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर लोग जो है किसी बड़े शहर का ही ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। और उसका कारण बड़ा ऑब्वियस सा है, और कारण यह है कि वहां पर फैसिलिटीज ज्यादा हैं, वहां पर ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा है, ठीक है। और ज्यादातर लोग जो हैं शायद किसी बड़े शहर के ही जो है उसको जॉब को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर मान लो वो ऑफर दे रही है
उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव दिमाग में है कि भाई हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, और वो वहां पे पोस्टिंग करने के लिए आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस दे रही है, एक्स्ट्रा पेमेंट कर रही है, तो शायद एक बार को आप रिकंसिडर करो और वहां की फैसिलिटीज जो भी होंगी, ऑफ कोर्स बिकॉज बेटा ट्राइबल एरिया जो है वहां पर वो मेन स्ट्रीम एरिया से थोड़ा सा कटा हुआ होगा, क्योंकि वहां पर सरकार का भी ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब के, जैसे आपने आदिवासी सुना होगा, ट्राइबल एरिया सुना होगा, वो किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब के ना जो कल्चर और ट्रेडिशन है उसको भी सरकार प्रिजर्व करना चाहती है। और इस कल के ट्राइबल एरियाज भी जो हैं अभी भी आज भी हैं, अब आज भी देखोगे आज भी हैं, और नागालैंड में, मिजोरम में, या फिर जैसे मैंने कहा उड़ीसा में, असम में आपको मिल जाएंगे काफी सारे ट्राइबल एरियाज। और अगर वहां पर मान लो हमारा कोई बिजनेस, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब किसी कंपनी को, और वहां पर वो एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, तो एम्प्लॉय को बेटा कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तभी एम्प्लॉय मानेगा। तो हो सकता है कि एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर जो है वहां पर पोस्टिंग क्योंकि कर रहा है तो एक ट्राइबल एरिया अलाउंस दे दे, क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज कम होगी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए कि भाई वो वहां पर ज्वाइनिंग ले ले। तो सरकार कह रही है भाई देखो हम भी समझते हैं कि हाँ एक ट्राइबल एरिया में एक एम्प्लॉय को वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, अगर वो किसी बड़े शहर से वहां जा रहा है तो उसको दिक्कतें होंगी, इसलिए सरकार कह रही है हम भी तुम्हारे साथ हैं और हम भी तुम्हें 200 रुपए की भारी राशि जो है पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्प्ट कर देंगे। अच्छा देखो, एम्प्लॉयर जितना मर्जी दे, हो सकता है एम्प्लॉयर महीने का ट्राइबल एरिया अलाउंस 10,000 रुपए दे दे, 5,000 दे दे, 15,000 दे दे, लेकिन मैंने कहा ना बेटा ये लिमिट्स बड़ी पुरानी है, आज के टाइम पर ये लिमिट्स कुछ भी नहीं लगती, बड़ी पुरानी लिमिट सेट है, सरकार ने रिवाइज ही नहीं करी है, और सिर्फ एक मात्र 200 रुपए पर मंथ, इसका मतलब साल का 2400 रुपए तक जो है एग्जेम्पशन मिल जाएगा ट्राइबल एरिया अलाउंस में। तो ट्राइबल एरिया अलाउंस अगर आपको दे रखा हो क्वेश्चन में, 200 रुपए पर मंथ आपको एग्जेम्प्ट कर दें, इसका मतलब मान लो 1,000 रुपए का अगर अलाउंस मिला है एम्प्लॉयर से, तो 1,000 में से 200 एग्जेम्प्ट करने हैं, 800 रुपए पर मंथ जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, 800 मल्टीप्लाइड बाय 12 वो हमारे मेन शीट में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा हम सारे के सारे अलाउंसेस में ये डिस्कस कर रहे हैं कि टैक्सेबल पोर्शन जो है वो अलाउंसेस का कितना है। मैं अगला अलाउंस डिस्कस करूं, जल्दी से बेटा एक बार इस अलाउंस को एक बार रीडिंग दो जो ये लिखा हुआ है। अब बेटा यहां पर जो हम अंडरग्राउंड अलाउंस दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? ऐसे एम्प्लॉयज को दे रहे हैं जो कि अंडरग्राउंड माइंस में काम कर रहे हैं। अब आप जरा एक बात सोचिए, अंडरग्राउंड माइंस मतलब बेटा पाताल लोक में माइनिंग हो रही है, मतलब जमीन की धरती के नीचे माइनिंग हो रही है। आप जरा सोचो, इस तरह की जगह पर अगर आपकी पोस्टिंग कर दी जाए, आप सामने देखो ये भी एक माइन है बेटा, कितना बड़ा रिस्क है। अभी पीछे दिल्ली में आपको याद हो जहां पे आईएएस वगैरह की कोचिंग होती थी, वहां बेसमेंट में पानी भरने की वजह से बेचारे कितने स्टूडेंट्स ने अपनी जान खो दी। जरा माइंस देखो, माइन तो होती ही नीचे ही अंडरग्राउंड होती है, और अगर गलती से भी मान लो वहां पर कोई भारी बरसात की वजह से पानी वानी भर गया तो कितने ज्यादा एम्प्लॉयज या वर्कर्स का वहां पर जो है लाइफ का रिस्क हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन है, आप देखो ये देखो इस तरह की माइंस होंगी, और ये अगर देखोगे सामने, ये यहाँ पर देखो ये ऐसे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अगर इस तरह की कोई अगर मान लो वर्किंग एनवायरनमेंट है, तो बड़ी ऑब्वियस ही बात है, इस तरह के वर्किंग एनवायरनमेंट में कोई भी एम्प्लॉय जो है बिना एक्स्ट्रा कंपनसेशन के तो बेटा ज्वाइन नहीं करेगा। इसका मतलब एम्प्लॉयर को अपने उस एम्प्लॉय को, ताकि वो यहां पर पोस्टिंग एक्सेप्ट कर ले, तो उसे कुछ अलग से अमाउंट पेमेंट करना ही पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ गिवन अ चॉइस, आपको अगर मान लो ऑफर किया जाए, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर मान लो सपोज आपको किसी ट्राइबल एरिया या किसी बड़े शहर में ज्वाइन करना हो, ऐसे मैं कहूँ किसी बड़े शहर में किसी या ज्वाइन करना हो, या फिर किसी ऐसे वर्किंग कंडीशन में ज्वाइन करना हो, घर वाले साफ साफ मना ही कर देंगे भाई नहीं जाने की जरूरत, जितना मर्जी ज्यादा पैसे देते नहीं। तो अंडरग्राउंड में, अंडरग्राउंड माइनिंग जब होती है, जब माइनिंग होती है, तो वहां पर एम्प्लॉय को जिन वर्किंग कंडीशंस में काम करना पड़ता है वो काफी एडवर्स होती है। और आपने अगर वो पीछे जो केजीएफ मूवी आई थी वहां पर भी माइंस को बड़े नजदीकी से दिखाया गया, अगर आपने वो मूवी देखी हो। तो यहाँ पर क्योंकि ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज के लिए थोड़ी सी एडवर्स सिचुएशन है, तो एम्प्लॉयर हो सकता है कि इस नाम का अंडरग्राउंड जो है अलाउंस नाम से कुछ अलाउंस दे रहा हो। अगर ऐसा कोई अलाउंस मिल रहा है तो सरकार के लिए हम भी साथ है, लेकिन सरकार सिर्फ कितने रुपए के लिए साथ है? बस 800 रुपए महीना। तो अंडरग्राउंड अलाउंस अगर मिलता है एम्प्लॉयर से, मान लो 1,000 रुपए मिला, तो 800 रुपए सरकार के लिए छोड़ देगी, 200 रुपए सिर्फ जो हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ट्राइबल एरिया अलाउंस कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? 200 रुपए का। और अंडरग्राउंड अलाउंस में कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? 800 रुपए का। ये बड़े ज्यादा पॉपुलर अलाउंसेस नहीं है, पर क्योंकि ना इन अलाउंसेस पे सीए एग्जाम ने क्वेश्चन पूछ रखा है, और हमारा इंस्टीट्यूट ना कई बार सीए एग्जाम की क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट कर देता है, तो ये दो अलाउंसेस बेटा आप दिमाग में रखिएगा, ट्राइबल एरिया अलाउंस और अंडरग्राउंड अलाउंस। ट्राइबल एरिया अलाउंस में 200 रुपए का, 200 रुपए पर मंथ का एग्जाम्पशन है, और अंडरग्राउंड अलाउंस में 800 रुपए पर मंथ का एग्जाम्पशन है। तो एक बार बेटा वापस से आते हैं इस शीट पर, हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया। हमने कहा सबसे पहले बेसिक पे, बेसिक पे बेटा क्या होती है? बेसिक पे फुल्ली टैक्सेबल होती है। उसके बाद हमने देखा डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, बोनस फुल्ली टैक्सेबल, कमीशन फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद हम आए बेटा अलाउंसेस पर। पहला हमने अलाउंस डिस्कस किया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एग्जाम्पशन कितना बेटा? 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन।
हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। उसके बाद हमने हाउस रेंट अलाउंस अभी डिस्कस करना है, इसको भी हम पहले बाकी सारे अलाउंसेस डिस्कस करके इसको लास्ट में डिस्कस कर देंगे। फिर हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो दिया जाता है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और यहाँ पर एग्जामेशन कितने का मिलेगा? एग्जामेशन जनरल तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई स्पेशली एबल्ड है तो 3200 रुपए पर मंथ का एग्जामेशन मिल जाएगा। उसके बाद हमने देखा ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया अलाउंस अगर देता है कोई एम्प्लॉयर तो 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से एग्जामेशन मिल जाएगा। और अगर अंडरग्राउंड अलाउंस मिला है तो यहाँ पर क्योंकि माइंस वगैरह में एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा होगा, एडवर्स सिचुएशंस में काम कर रहा है, तो इस करके यहाँ पर भी जो एक एग्जामेशन मिल जाएगा वो कितने का मिल जाएगा? 800 रुपए पर मंथ। तो बेटा एक बार मुझे सारे के सारे अलाउंसेस को फिर से रिवाइज कराओ। पहला अलाउंस हमने पढ़ा कौन सा? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन, एग्जाम्प्ट हो जाएगा अमाउंट। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस अभी पढ़ना है। फिर हमने ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखा, जनरल अगर आप देखें तो फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन अगर स्पेशली एबल को मिला है तो 3200 रुपए तक की पर मंथ की एग्जामेशन मिल जाएगी। उसके बाद हमने कहा ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपए पर मंथ का एग्जामेशन। अंडरग्राउंड अलाउंस अगर देखें तो वहां पर हमें 800 रुपए महीने की एग्जामेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए अपने अगले अलाउंस की तरफ बढ़ते हैं। अब बेटा जो हमारा अगला अलाउंस है ना वो कोई एक सिंगल अलाउंस नहीं है। अगला अलाउंस ना पूरा एक पैक है 6 अलाउंसेस का। अगर आप देखें तो यहाँ पर 6 अलाउंसेस लिखे हुए हमने। कन्वेंस अलाउंस लिखा है, ट्रैवलिंग अलाउंस लिखा है, डेयरी अलाउंस लिखा है, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और एकेडमिक अलाउंस। ये टोटल 6 अलाउंसेस हैं। और इन 6 अलाउंसेस को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं ऑफिशियल अलाउंसेस का। ये अलाउंसेस बेटा जो है ये ऑफिशियल नेचर के हैं और इनकी टैक्सेबिलिटी ना कॉमन टैक्सेबिलिटी है। मैं टैक्सेबिलिटी पर बात करूंगा। टैक्सेबिलिटी को लेकर देखो हमने यहाँ पर कुछ कॉमन बात लिखी हुई है। पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि ये सब अलाउंसेस होते क्या हैं, उसके बाद इसकी टैक्सेबिलिटी पर बात कर लेंगे कि इसको टैक्सेबल कैसे रखना है। लेकिन ध्यान रखिए बेटा ये हमारा भी एक पूरा पैक है ऑफिशियल अलाउंसेस का। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले बेटा जो हमने अभी अलाउंसेस डिस्कस किए ना वो कहीं ना कहीं पर्सनल नेचर के थे। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को उसके चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए खर्चा दे दिया। भाई चिल्ड्रन की एजुकेशन तो एम्प्लॉय की खुद की जिम्मेदारी है। उसके हॉस्टल के उसके लिए खर्चा दे दिया, उसकी खुद की जिम्मेदारी है एम्प्लॉय की, मतलब एम्प्लॉय का पर्सनल खर्चा है ना। अब एम्प्लॉय ने कहीं जॉब पकड़ी है, भाई उसकी खुद की जिम्मेदारी है कि अपने ट्रांसपोर्ट से पहुंचे जैसे तैसे करके ऑफिस। ठीक है ना, तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस देना भी कोई एम्प्लॉय की कोई मजबूरी थोड़ी है, कोई जिम्मेदारी थोड़ी है, वो तो एम्प्लॉय की खुद की जिम्मेदारी है। एम्प्लॉयर क्यों देगा भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस? दे रहा है तो उसका बड़प्पन है, लेकिन एम्प्लॉय ने अगर कहीं जॉब ली है तो भाई उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने ऑफिस तक पहुंचे। इसलिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी कहीं ना कहीं देखोगे पर्सनल नेचर का है। अंडरग्राउंड और ट्राइबल एरिया भाई उसको क्योंकि पर्सनली कुछ इनकन्वीनियंस होगी इस करके एम्प्लॉयर ने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, लेकिन है वो सारे के सारे कौन से? पर्सनल अलाउंसेस हैं। उसमें उसको ऐसा नहीं कहा गया कि ये जो खर्चा पैसे दे रहे हैं ये ऑफिस के खर्चे के लिए यूज करना, ऐसा नहीं बोला गया। लेकिन अब मैं जो आपके साथ यहाँ पर अलाउंसेस डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान रखिए बेटा ये कौन से खर्चे हैं, ये कौन से अलाउंसेस हैं? ऑफिशियल अलाउंसेस है। मतलब ये जो अलाउंसेस हैं इनमें आप देखोगे कहीं ना कहीं ऑफिशियल पर्पस है। अब जैसे कि सपोज पहला ही देखो आप, अब कन्वेंस अलाउंस। अब पहले तो बेटा ट्रांसपोर्ट अलाउंस से मिक्सअप मत करना, मैंने कहा था मैं अभी आपको इसको टैबुलर फॉर्म में एक बार सबके दिखा भी दूंगा कि क्या कंपैरिजन है। लेकिन फिलहाल अब मैं जब कन्वेंस अलाउंस की बात करूंगा तो इसमें क्या मतलब है इसका कि मान लो सपोज हमारे ऑफिस में एम्प्लॉय आ गया। ठीक है, हमारे ऑफिस में एम्प्लॉय आ गया। अब हमने ना एम्प्लॉय को अपने किसी ऑफिस के काम से कहीं पर भेजा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो सपोज आपने जैसे ही अपनी जॉब ज्वाइन करी सीएस क्वालिफाई करने के बाद, तो आपने ना अपने किसी मान लो प्रैक्टिसिंग सीएस को ज्वाइन किया। अब किसी प्रैक्टिसिंग सीएस को ज्वाइन किया तो आप जब ऑफिस पहुंच गए तो उसके बाद आपके एम्प्लॉयर ने आपको जो है आरओसी भेज दिया, मतलब आरओसी के ऑफिस भेज दिया। या हमारे मान लो फॉर्म का कोई क्लाइंट है, उस क्लाइंट के यहाँ पर भेजा। मतलब ये कि हमारे एम्प्लॉयर ने काम से हमें कहीं भेजा, ऑफिस के काम से कहीं भेजा। मैं कहीं पर्सनल घूमने नहीं जा रहा हूं, मैं ऑफिस गया हूं और मेरे एम्प्लॉयर ने कहा भाई जैसे मान लो मैं अब अपनी सीए की ट्रेनिंग याद करूं या एज अ क्वालिफाइड सीए मैंने जब जॉब किया तो वहां मुझे आयन इनकम टैक्स ऑफिस जाना पड़ता था। तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था वहां पर मुझे कन्वेंस के पैसे मिल जाया करते थे कि तुम इनकम टैक्स ऑफिस जा रहे हो तो तुम इससे खर्चा कर लेना। मतलब ये कि मैं ऑफिस के काम से कहीं पर जा रहा हूं, अगर ऑफिस के काम से कहीं पर जाऊंगा तो मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन अलाउंस देगी और उस अलाउंस का नाम क्या है? कन्वेंस अलाउंस। कि मुझे विद इन सिटी हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयर ने, मतलब हमारे एम्प्लॉयर ने विद इन सिटी ऑफिस के काम से कहीं भेजा है, ऑफिस के काम से कहीं भेजा है। ठीक, आती है बात समझ में? मान लो कि सपोज जैसे हम मान लो मैं सीएस की हमारी एकेडमी है। ठीक है, मैंने अपने किसी एम्प्लॉय को जो बोला कि भाई इंस्टीट्यूट से ना ये वाला स्टडी मटेरियल परचेज करके ले आओ। ठीक है, इंस्टीट्यूट से ये वाला स्टडी मटेरियल परचेज करके ले आओ, तो मैंने अपने काम से उसको इंस्टीट्यूट भेजा। और मान लो इंस्टीट्यूट जो है हाँ हमारे ऑफिस से सपोज जब जाया जाए मेट्रो से या ऑटो से तो एक तरफ का मान लो 100 रुपए लगता है।
तो 200 रुपये मैंने दे दिए, दे के भेज दिया, 100 रुपये जाने के, 100 रुपये आने के। तो ये अलाउंस जो मैंने एम्प्लॉय को दिया है, इसको बेटा क्या बोलेंगे? कन्वेंस अलाउंस बोलेंगे। ध्यान रखिए, कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है फॉर ऑफिशियल पर्पस और ट्रैवल विद इन सिटी ट्रैवल करने के लिए। एक बात हुई है। दूसरा बेटा यहां पर कौन सा दिख रहा है आपको? ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस भी बेसिकली आप अगर देखोगे तो ये भी हम ट्रैवल के लिए ही देते हैं, लेकिन ये सिटी के बाहर ट्रैवल करने के लिए देते हैं। दिस अलाउंस इज ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन ऑफिशियल टूर। ऑफिशियल टूर पे मैंने भेजा एम्प्लॉय को। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, सपोज हमारा ना एक क्लाइंट है, उसका मर्जर एक्विजिशन का मान लो हमें काम मिला है, मर्जर एक्विजिशन का काम मिला है, और उसके लिए मुझे मान लो दिल्ली में हमारा ऑफिस है, लेकिन जो हमारा क्लाइंट है उसका मर्जर एक्विजिशन का क्योंकि हमें काम मिला है उनका, लेकिन हेड ऑफिस मान लो बैंगलोर है, बैंगलोर या मुंबई कुछ भी समझ लो। अब वहां पर हेड ऑफिस है तो भाई वहां पर फिर सारी जो है पेपर वर्क वगैरह बहुत सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। तो मैंने अपने यहाँ से जो हमारे जो काबिल एम्प्लॉई हैं उनको भाई कहा कि तुम्हें अब भेज रहे हैं मुंबई या बैंगलोर, जहां भी मान लो क्लाइंट का ऑफिस है, हम भेज रहे हैं, फ्लाइट की टिकट वगैरह तुम करा लेना। और मैंने अपने एम्प्लॉई को सपोज 10,000 रुपये दे दिए, 5,000 जाने की फ्लाइट का खर्चा और 5,000 वापसी का खर्चा। ये जो 10,000 रुपये दिए हैं, क्या मैंने एम्प्लॉय को क्या घूमने के लिए बोला भाई जा बैंगलोर घूम के आना? ऐसा तो नहीं बोला। उसको मैंने कहा है भाई क्लाइंट का काम वहां पर है हमारे, ये लो फ्लाइट के पैसे और फ्लाइट करके जो है पहुंच जाना वहां पर। एक पूरे के पूरे प्रोसेस में बेटा एक बात ध्यान रखना, अलाउंसेस दे रहे हैं। अलाउंसेस का मतलब बेटा सामने वाले को कैश में पेमेंट कर रहे हैं हम। मैंने जब विद इन सिटी भी दिया ना अपने एम्प्लॉय को कि भाई तुम्हें आरओसी के ऑफिस जाना है, इनकम टैक्स के ऑफिस जाना है, या आरबीआई जाना है, या कहीं भी हमारा क्लाइंट मान लो दिल्ली में ही है वहां जाना है, तो मैंने कहा भाई ये लो पैसे, कन्वेंस अलाउंस, और इस पैसे से तुम जो है आना जाना कर लो। ठीक। अब लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरा जो जो काम है, मेरा ऑफिस का जो काम है वो दिल्ली के बाहर का है, सिटी के लिमिट्स के बाहर है। तो मैंने उसे ट्रेन के पैसे या फिर फ्लाइट के पैसे या इंटरस्टेट बस पकड़ने के पैसे मैंने दे दिए, और उस अलाउंस को मैं क्या नाम दूंगा? उस अलाउंस को मैं नाम दूंगा ट्रैवलिंग अलाउंस। क्या नाम दूंगा? ट्रैवलिंग। मैं पहले मतलब समझा रहा हूं, टैक्सेबिलिटी पे बात अभी करता हूं। ठीक। तो पहला मैंने कन्वेंस अलाउंस किस लिए दिया? विद इन सिटी काम पे मैंने भेजा अपने एम्प्लॉय को, ऑफिस के काम से भेजा है और दे दिया मैंने अलाउंस, चला गया वो। दूसरा बेटा क्या दे रहे हैं? आउटसाइड सिटी, इंटर स्टेट भेजा है, मतलब मैंने उसे, उसके लिए कौन सा अलाउंस दे दिया? ट्रैवलिंग अलाउंस। पैसे दे दिए हैं, वो अपने आप इंतजाम करेगा, फ्लाइट का, ट्रेन का, जैसे भी उसको मैंने पैसे दिए होंगे उसके हिसाब से वो देख लेगा। ठीक है। चलो अब सपोज मान लो कि मेरे मेरे जो क्लाइंट, जो हमारा मर्जर एक्विजिशन का काम है, मान लो वो बैंगलोर में है। ठीक है। मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला भाई बैंगलोर निकलना है। मेरे एम्प्लॉय ने फिर छूटते ही पूछा सर कितने दिन के लिए? मैंने कहा भाई 5 दिन का काम है। अब ध्यान रखें, जब मैं उसको फ्लाइट के आने के जाने के पैसे देता हूं तो वो तो सिर्फ ट्रैवल का ही, आने जाने का ही खर्चा हुआ। अब जब वो जैसे ही बैंगलोर पहुंचेगा तो भाई उसको तो वहां पर 5 दिन अब रहना भी तो है, 5 दिन उसको वहां पर रहना भी है। मतलब मुझे अब उसके बोर्डिंग लॉजिंग के बारे में भी सोचना पड़ेगा। मेरा जो एम्प्लॉय है वो जो बाहर जहां भी गया है भाई वहां पर उसको, अगर एक बार बैंगलोर पहुंच गया तो वहां पर उसको रहने का इंतजाम देखना पड़ेगा। पूरे दिन बाहर ही रहेगा, वहां पर बैंगलोर रहेगा तो उसको अपने खाने पीने का भी इंतजाम देखना पड़ेगा। उसको दिन के 3 मील तो भाई चाहिए होंगे ना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वगैरह। अब एम्प्लॉय गया तो मेरे ही काम से है, एम्प्लॉयर के काम से ही है। तो मैं उसको फिर वहां पर रहने के लिए और जो भी उसको खाना वाना है वहां पर उसके लिए, मतलब बोर्डिंग लॉजिंग के लिए उसको मुझे एक और अलाउंस देना पड़ेगा, और उस अलाउंस का नाम क्या होता है बेटा? डेली अलाउंस। बेटा वापस से ना एक बार देख लो, ये 3 अलाउंसेस को एक बार रीड करो, फिर मैं इसको वापस से एक बार रिपीट करता हूं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब सारे अलाउंसेस हमारे हो जाते हैं ना, फिर बच्चा पहचान नहीं पाता कि कौन सा अलाउंस किसके लिए है। मैंने अभी फिलहाल बेटा इसके टैक्सेबिलिटी पर आपसे कोई बात नहीं करी है। मैंने कहा टैक्सेबिलिटी को लेकर अभी मैं बोलूंगा। अभी मैंने जो बोला है, मैंने कहा भाई देखो, अब जो मैं अगले अलाउंसेस डिस्कस कर रहा हूं ऑफिशियल अलाउंसेस हैं। ये ऑफिस के पर्पस के लिए ये अलाउंसेस दिए गए हैं, ऑफिस के खुद ऑफिस के काम के लिए अलाउंसेस दिए गए हैं। जो पहले के अलाउंसेस दिए ना हमने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, वो उसका पर्सनल पर्पस था। यहां पर अब ऑफिस का काम है। अब ऑफिस के काम के लिए अगर मैं अलाउंस दे रहा हूं तो मैंने कहा पहले ऑफिस के काम के लिए कैसे, मैंने कहा भाई देखो विद इन सिटी तो काम हो ही सकता है एम्प्लॉयर को। अब जैसे मान लो मैंने कहा आप क्योंकि सीएस के प्रैक्टिस के या फिर सीएस के काम को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, भाई आरओसी आपने कितनी बार सुना होगा अपने लॉ के टीचर से, आरओसी की बात कई बार होती है, सेबी की बात कई बार होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कई बार होती है, या फिर हमारा क्लाइंट ही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीएस इन प्रैक्टिस है, हमारे क्लाइंट दिल्ली में ही है, तो क्लाइंट ऑफिस तो आना जाना पड़ सकता है ना, कोई डॉक्यूमेंट दे के आना है, कोई डॉक्यूमेंट लेके आना है, कोई उसके सिग्नेचर वगैरह किसी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हमने भेज दिया अपने यहाँ से एम्प्लॉय को। ठीक है। तो उसको जाना पड़ रहा है। अब विद इन सिटी भेजूंगा तो कौन सा अलाउंस दूंगा? कन्वेंस अलाउंस दूंगा। मैंने कहा टैक्सेबिलिटी पे बात अभी करते हैं कि इसमें से टैक्सेबल कितना करना है। फिर दूसरा हमने कहा अच्छा अब काम जो है ना, लेकिन वो सिटी के बाहर है,
हमें कोई मर्जर एक्विजिशन की डील मिली, या फिर कोई भी हमारा सेक्रेटरियल काम बाहर का मिल गया, हमें, हम दिल्ली में हैं, काम मिल गया बैंगलोर का, मुंबई का, या फिर किसी और सिटी का, अब भेजना पड़ा एम्प्लॉय को वहां पर। अब भेज रहे हैं उसको, फ्लाइट से भेजा हमने, किसी और मोड से भी भेज सकते हैं, फ्लाइट से भेजा, लेकिन हमने पैसे दे दिए, भाई ये लो पैसे, फ्लाइट अपने आप बुक कर लेना। ये जो हमने फ्लाइट के पैसे दे दिए, ट्रैवलिंग अलाउंस बोलेंगे। फिर एम्प्लॉय बोलेगा भाई सर मैं वहां पे 5 दिन रुकूंगा, वहां पे रहूंगा कहां पर, वहां पे खाना पीना भी तो होगा, वो कैसे करता है? तो एम्प्लॉयर ने बोला अच्छा भाई ठीक है, हाँ वहाँ पे तुम्हें स्टे तो करना पड़ेगा होटल में, और ये लो भाई पैसे, इसके लिए भी तुम पैसे ले लो, और वहाँ पे तुम रहने का इंतजाम खुद देख लेना, खाने पीने का इंतजाम खुद देख लेना। वो जो अलाउंस मैंने उसको रहने के लिए और खाने पीने के लिए दिया है, वो डेली अलाउंस में आएगा, डेली अलाउंस में आएगा, कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये 3 अलाउंस समझ में आते हैं। अब जरा आओ पहले इनकी टैक्सेबिलिटी पे बात करते हैं। टैक्सेबिलिटी ना बेटा तीनों के 6 अलाउंसेस के लिए कॉमन है। मैंने अभी आपके साथ 3 डिस्कस किए हैं। पहला कौन सा? कन्वेंस, दूसरा कौन सा? ट्रांसपोर्ट, और तीसरा कौन सा? हमारा डेली अलाउंस। कन्वेंस किस लिए? विद इन सिटी ट्रैवल करने के लिए दिया है, और ट्रांसपोर्ट किस लिए? इंटर सिटी इंटर स्टेट ट्रैवल करने के लिए दिया है, और डेली अलाउंस किस लिए? बाहर भेजेंगे तो साथ में उनको रहने वगैरह का, खाने पीने का भी खर्चा देना पड़ेगा। अब टैक्सेबिलिटी को एक बार बेटा चेक करते हैं कि क्या लिखा है। सारे के सारे ऑफिशियल अलाउंसेस की टैक्सेबिलिटी बेटा ऐसे कॉमन होती है। क्या क्या टैक्सेबिलिटी होती है? Above official allowances are exempt from tax provided entire amount is spent for official purposes. Any savings would be taxable. In other words, least of the following is exempt: allowance received or actual amount spent for the official purpose. अब इसका क्या मतलब है? अब ध्यान से प्लीज सुनना। आपके एम्प्लॉयर ने बोला भाई जो है तुम्हें अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, ये अभी आरओसी जाना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, या फिर मान लो सपोज सेवी के ऑफिस जाना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, और भेजा आपको, और कहा भाई देखो टैक्सी से जाना, टैक्सी से आना, ये लो 250 रुपये जाने के, 250 रुपये आने के, मान लो जितना दूर है 250 रुपये टैक्सी वाला ले लेगा, 250 जाने के 250 आने के, 500 रुपये का कैश जो है एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के हाथ में थमा दिया। अब एम्प्लॉयर चेक थोड़ी कर रहा है कि वो एक्चुअली में किससे जा रहा है। अब उसने लिए तो पैसे टैक्सी के, लेकिन वो चला गया ऑटो से, और ऑटो में जो है वही काम 200 रुपये में हो गया, 100 रुपये जाने के, 100 रुपये आने के, मतलब उसने 300 रुपये की बचत कर ली है। कितने की बचत कर ली है? 300 रुपये की। अब सरकार कह रही है देखो अगर तुम्हें 500 रुपये दिए गए हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो कायदा तो ये कहता है कि तुम्हें 500 रुपये ही खर्च करने चाहिए थे। अगर तो मान लो एम्प्लॉय ने 250 रुपये जाने और 250 रुपये मतलब टैक्सी पे एक्चुअली में 500 ही खर्च किए होते, 500 ही खर्च किए होते, सरकार के लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा अमाउंट तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब एक तरीका, एक सिचुएशन क्या कहती है कि मुझे 500 मेरे एम्प्लॉयर से मिले और मैंने 500 ही खर्च कर दिए, 500 मिले 500 खर्च कर दिए। तो यहां पर यह बात लिखी है, above allowances are exempt from tax provided entire amount is spent for the official purpose। तुम्हें ऑफिशियल पर्पस के लिए मिला है ना, तो अगर तुमने सारा ही अमाउंट ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। और टैक्सेबल हम करें भी किस मुंह से? भाई तुम ऑफिस के काम से गए हो, तुम्हारे एम्प्लॉयर ने 500 रुपए दिए हैं, 250 रुपए आने के 250 रुपए जाने के, अगर तुमने 250 रुपए आने और 250 जाने के एक्चुअली में खर्च किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे के पूरे 500 तुम्हारे जो है हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन मान लो जैसे मैंने कहा उसने तो बचा लिए 300 रुपए, मतलब उसने खर्चा सिर्फ 200 ही का किया, बोला तो उसको टैक्सी से जाने से था, लेकिन एम्प्लॉय जो है ऑटो से चला गया। अब मुझे बताओ अलाउंस रिसीव कितना हुआ है? 500। अमाउंट स्पेंड कितना किया है? 200। विचएवर इज लोअर, 500 और 200 विचएवर इज लोअर इज एग्जेम्प्ट। तो जितना तुमने खर्चा किया उतना ही एग्जेम्प्ट करेंगे ना, तुमने खर्चा 200 रुपए किया है तो 200 रुपए ही एग्जेम्प्ट करेंगे, मतलब 300 रुपए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। मतलब सेविंग्स जो होंगी ना ऑफिशियल अलाउंसेस की, वो टैक्सेबल होगी, क्योंकि तुम्हें ऑफिशियल पर्पस के लिए मिला है, तुम सारा खर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा बेटा कौन सा था? ट्रैवलिंग अलाउंस। आपके एम्प्लॉयर ने बोला भाई ये लो फ्लाइट के पैसे, ये लो फ्लाइट के पैसे, और मान लो कि सपोज बिजनेस क्लास की फ्लाइट करके दी, आप अच्छे खासे हाईटेक एम्प्लॉय हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के, आपको बिजनेस क्लास की फ्लाइट करके दी है कि भाई बिजनेस फ्लाइट, मतलब फ्लाइट करके नहीं दिए फिर तो वो फैसिलिटी में आ जाएगा, अलाउंस दिया मान लो बिजनेस फ्लाइट का, आपको 20,000 रुपए दिए हैं, मान लो उस टाइम पर एम्प्लॉयर ने खुद चेक किया होगा मेक माई ट्रिप वगैरह में या ऑनलाइन चेक किया होगा, बिजनेस फ्लाइट 10,000 की आ रही है मान लो दिल्ली से बैंगलोर की, ठीक है, वैसे शायद महंगी होगी लेकिन मान लो फिलहाल 10,000 की आ रही है, 10,000 आना 10,000 जाना, तो आपके एम्प्लॉयर ने 20,000 रुपए आपके हाथ में कैश थमा दिया। अगर तो आपने सच में बिजनेस फ्लाइट ही कर दी और पूरे 20,000 खर्च कर दिए, सरकार के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एग्जेम्प्ट, तुम ऑफिस के काम से गए हो, पूरा एग्जेम्प्ट। लेकिन तुमने इकोनॉमी की फ्लाइट करा ली, तुमने 5,000 में काम, 5,000 की जाने की 5,000 आने की, मान लो दिल्ली से बैंगलोर 5,000 की इकोनॉमी फ्लाइट आ रही थी, आपने 5,000 की फ्लाइट करा ली, मतलब 20,000 मिले थे पर आप 10,000 में ही आना जाना कर बैठे, तो उस केस में इसका मतलब ये हुआ मिले 20,000 थे, अमाउंट रिसीव्ड बेटा कितना हो जाएगा? अमाउंट रिसीव्ड होगा 20,000 रुपए।
खर्चा कितना किया आपने? 10,000। दोनों में से लीस्ट एग्जेम्प्ट होगा, कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा? 10। मतलब जितना तुम खर्चा करोगे उतना एग्जेम्प्ट है ना। तुमने बचत कर ली तो भाई टैक्सेबल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, और भी हो सकता है एग्जाम्पल। आपको मान लो एम्प्लॉयर ने दिए ट्रेन का खर्चा दिया, ट्रेन का खर्चा दिया, और कहा सेकंड एसी से जाना, तुम थर्ड एसी से चले गए। या तुमने बस पकड़ ली, रेड बस से बुकिंग कराई और बस पकड़ ली। आजकल बसें भी बड़ी बढ़िया 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 आ रही हैं। तुमने बस पकड़ ली, पैसे बचा लिए। पैसे बचा लोगे तो बेटा जितना बचा लोगे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। अब आपके एम्प्लॉयर ने मान लो जो है पैसे दिए, आपके एम्प्लॉयर ने पैसे दिए मान लो स्लीपर क्लास के, ठीक है, मान लो बाहर भेजना, स्लीपर क्लास के दिए, कहा भाई ये लो 500 रुपए। ठीक है, स्लीपर की टिकट मान लो वो कह रहा है कि 250 रुपए की, 250 रुपए जाने की, 250 रुपए आने की हो जाएगी, 500 रुपए दिए सिर्फ। अब मान लो जो एम्प्लॉई है वो कह रहा है यार मैं तो नहीं जा सकता स्लीपर क्लास में। एम्प्लॉय ने खुद ने जो है थर्ड एसी की टिकट करा ली, और थर्ड एसी की मान लो आने जाने की 2,000 रुपए की टिकट हुई। मतलब अमाउंट स्पेंड ज्यादा हो गया, अमाउंट स्पेंड ज्यादा हो गया। सरकार के लिए जितना मिला है ना उससे ज्यादा थोड़ी एग्जेम्प्ट कर देंगे। तुम्हें मिले कितने हैं? 500, तो 500 से ज्यादा एग्जेम्पशन कैसे ले लोगे तुम? अपने एम्प्लॉयर से बात करो भी तुम्हें क्यों स्लीपर क्लास से भेज रहा है वो। ठीक है ना, मतलब जितना मिला है उससे ज्यादा तो एग्जेम्प्ट हो ही नहीं सकता ना। मिले ही 500 रुपए हैं तो 500 रुपए तक की तो एग्जेम्पशन की बात करोगे। जब मिला ही 500 रुपए है एम्प्लॉयर से तो 500 रुपए तक ही एग्जेम्प्ट कर पाएगी सरकार। ठीक है। अच्छा, तीसरा अलाउंस कौन सा था? डेली अलाउंस। अब ये अलाउंस बेटा वहां पर रहने का, खाने पीने का था। आपके एम्प्लॉयर ने मान लो आपको दिए पैसे 5 स्टार होटल में स्टे करने के लिए, और कहा कि भाई ये ले होटल ताज में ठहरना, 15,000 रुपए पर नाइट का होटल है, 3 दिन का काम है वहां पर, 45,000 रुपए दे दिए एम्प्लॉयर ने, और मैं सच में ताज में ही ठहरा, 45,000 रुपए पूरे के पूरे मैंने स्पेंड कर दिए। फुली एग्जेम्प्ट, फुली एग्जेम्प्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां मर्जी ठहराया हो आपके एम्प्लॉयर ने। ऑफिशियल काम के लिए गए ना, रहने कोई घूमने थोड़ी गए हो। ठीक है। लेकिन मान लो एम्प्लॉयर ने ताज के पैसे दिए और मैं जो है मान लो किसी 3 स्टार होटल में ठहर गया वहां पर, और मेरा काम जो है 5,000 पर नाइट वाले होटल में ही हो गया, 15,000 में काम निपट गया। 45 का 15, 15 खर्चा किया है तो सरकार के लिए 30,000 जो है टैक्स कर देंगे। अपना बच्चे फिर रेगुलर क्लास में एक फिर सवाल करते थे, सर सरकार को पता कैसे लगेगा कि हमने कितना खर्चा किया है? सच्चाई तो बेटा ये है कि सरकार को पता ही नहीं लगता है। कोई ये अपनी सेविंग रिपोर्ट थोड़ी करता है। लेकिन बेटा जब टैक्स पढ़ते हैं क्लासरूम में तो हम यही मान के चलते हैं कि भारत का हर एक नागरिक सच्चा सच्चा है, हर एक बात बिल्कुल सच सच जो है सरकार को बता देता है, और अकॉर्डिंगली अपना अमाउंट जितना उसकी सेविंग होती है बिल्कुल सच्चाई से टैक्सेबल करा देता है। हम जब है बेटा जब जब टैक्स पढ़ते हैं तो यही मान के चलते हैं कि हमारा हर एक देश का जो हमारे देश का हर एक जो नागरिक है वो सच्चाई की मूर्त है, उससे सच्चा इंसान कोई है नहीं। ठीक है, तो ये बात करते हुए चलते हैं। तो 3 अलाउंसेस बेटा मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब बेटा ध्यान रखें, अब इसी के साथ ना एक बार ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी याद करना भी। अब ना हमारे एग्जाम में ऐसे 3 अलाउंस के साथ साथ एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी चिपका देगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर्सनल नेचर का होता है, वो ऑफिशियल नेचर का नहीं है, बिकॉज वो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, वो एम्प्लॉय की खुद की जिम्मेदारी है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ठीक है, एक बार ऑफिस पहुंच गए उसके बाद क्या मिलता है? कन्वेंस अलाउंस। अगर मान लो ऑफिस के काम से कहीं भेज रहे हैं आपको, ऑफिस के काम से बाहर भेज रहे हैं तो क्या मिलेगा? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और ऑफिस के बाहर काम से बाहर भेजेंगे, दूसरे शहर भेजेंगे तो वहां पर रहना भी पड़ेगा, खाना पीना भी पड़ेगा, उसके लिए डेली अलाउंस मिलता है। ठीक, यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी। आइए बेटा बचे हुए 3 अलाउंसेस भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑफिशियल अलाउंसेस के बचे हुए 3 अलाउंस कौन से हैं? बेटा यहां पर जो अगला अलाउंस है वैसे तो हेल्पर अलाउंस है, पहले मैं यूनिफॉर्म अलाउंस की बात कर लेता हूं। यूनिफॉर्म अलाउंस को लेकर मैंने अभी पीछे भी बात आपसे करी थी। यूनिफॉर्म अलाउंस बेसिकली क्या बेटा, ऐसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर यूनिफॉर्म पहनने का चलन होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मान लो पीवीआर सिनेमाज जाओगे तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि अच्छा सिनेमा हॉल का स्टाफ कौन सा है और बाकी स्टाफ कौन सा है। किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पर भी आपको पता चलेगा, किसी पुलिस स्टेशन जाओगे वहां पर भी पता लग जाएगा कि कौन सा पुलिस, मतलब कौन सा पुलिस स्टेशन का स्टाफ है, कौन सा नॉर्मल स्टाफ है। मतलब ये कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन काफी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा ट्रेंड होता है, चलन होता है किसका? और यूनिफॉर्म पहनने का, ताकि बाकी लोगों से डिफरेंशिएट कर पाए जो नॉर्मल इंसान वहां पर आया है। अब जो यूनिफॉर्म है देखो, हो सकता है कि एम्प्लॉयर खुद ही यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर दे, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमने कैश दिया है कि जैसे सपोज लॉ फॉर्म है भाई, वहां तो स्टैंडर्ड क्या चलेगा? व्हाइट कलर की शर्ट वगैरह चलेगी और ब्लैक कलर का ट्राउजर चलेगा। मान लो कोई लॉ फॉर्म के एम्प्लॉइज हैं तो उनको व्हाइट कलर के शर्ट में और ब्लैक कलर के ट्राउजर में आना कंपलसरी है। लेकिन एम्प्लॉयर कह रहा भाई हम थोड़ी तुम्हारे लिए शर्ट वर्ट खरीदेंगे, ये लो पैसे, खुद से ही यूनिफॉर्म खरीद लेना, मतलब व्हाइट कलर की शर्ट और ट्राउजर ब्लैक खरीद लेना अपने आप से। अगर मुझे अलाउंस दे दिया गया और मैं खुद ही उस पर खर्चा कर रहा हूं, मतलब तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म अलाउंस दिया गया है। और ये किस लिए दिया है? ताकि मैं अपने ऑफिस में वर्दी पहन के आ पाऊं, यूनिफॉर्म पहन के आ पाऊं। ठीक है ना।
अच्छा, यूनिफॉर्म परचेज करने के लिए भी मिल सकता है और यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए भी मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो सपोज मैं यूनिफॉर्म पहन के रोज आता था, बीच में एक आध बटन टूट गया उसका शर्ट का, अब ये है, अब शर्ट का बटन का टूट गया है, अब मैं ऐसे ही टूटे हुए बटन के साथ पहुंच जाता हूँ ऑफिस, एम्प्लॉयर कह रहा है भाई ये क्या, कह रहा भाई पैसे कहाँ दिया आपने इसके तो उसने कहा ये ले भाई यूनिफॉर्म अलाउंस। अब मेंटेन भी तुम्हें ही करना है इसको। मेंटेन करने का मतलब ये है, अगर उसमें कुछ, अगर मान लो कुछ बटन टूट गया है तो लगवा लेना, उसको धुलाते भी रहना, मतलब लॉन्ड्री के पैसे भी दे दिए उसने कि भाई हर 2-4 दिन के बाद इसको धोना भी है, बिल्कुल मतलब प्रॉपर अच्छे से तैयार हो गया ना आपको, है ना, उसकी आयरनिंग वगैरह करानी है, अब मान लो खुद नहीं कर पाते आप, तो एक यूनिफॉर्म अलाउंस दे दिया भाई बढ़िया से, लेकिन पहन के आना कपड़े, ऐसा नहीं कि भाई हमारा स्टाफ आता है, क्लाइंट आते हैं यहाँ पर, तो उनके सामने अच्छा ही प्रेजेंटेबल बन के दिखाना है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म अलाउंस बेटा किस लिए दिया जाता है? एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज, या तो यूनिफॉर्म परचेज करने के लिए या उसके मेंटेनेंस के लिए, फॉर वेयर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस। ठीक है ना, तो इसमें भी बेटा कोई नई बात नहीं है, आपने जरूर देखा ही होगा, कई जगहों पर आप गए होंगे जहां पर यूनिफॉर्म लोग पहने लोग आपको दिखते हैं ऑफिस में। अच्छा जी, उसके बाद बेटा यहां पर एक अलाउंस कौन सा है, एक और है, कौन सा? हेल्पर अलाउंस। चलिए अब हेल्पर अलाउंस को लेकर बेटा एक एग्जांपल सुनिए। मान लो सपोज एक लॉ फर्म है, ठीक, और उस लॉ फर्म में कई सारे एम्प्लॉयज हैं जो बेसिकली सारे के सारे वकील ही हैं, लॉयर्स ही हैं। अब जो मेन पार्टनर है उस लॉ फर्म का, वो देखता है यार ये मेरा ये एम्प्लॉय ना बड़ा जबरदस्त काम करता है, बहुत बढ़िया सोचता है, जब ये अपना कोई भी, मान लो हमारे पास कोई केस वगैरह आता है, उसके लिए जो भी ड्राफ्ट वगैरह बनाना होता है, जो भी कोर्ट वगैरह में प्रेजेंट करने के लिए, क्या जबरदस्त बनाता है, क्या तो केस लॉ कोट करता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से केस लॉ पढ़ के आता है, और मतलब जो जज है वो भी खुश हो जाए, क्या तो काम है बंदे का। लेकिन फिर वो देखता है उस अपने एम्प्लॉय को, यार इसका ना बड़ा सारा काम ना क्लरिकल काम में खर्च होता है। क्लरिकल काम मतलब ये टाइपिंग वगैरह भी खुद ही कर रहा होता है, अलग अलग मान लो बुक्स वगैरह रेफर कर दी हैं, जो छोटे मोटे काम है, जो काम डेलीगेट किया जा सकते हैं, पर वो खुद ही देखता है, वो खुद ही कर रहा है। और क्योंकि वो जो पार्टनर है वो चाहता है कि मेरे इस एम्प्लॉय का काम ना क्रीम जगह पे लगे, क्योंकि क्रीम जगह पे काम अगर लगेगा तो उस हिसाब से रेवेन्यू भी अच्छा आएगा। तो उसने अपने एम्प्लॉय को बोला, भाई देख एम्प्लॉय, मैंने देखा तू, तेरी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है, तो ऐसा कर भाई, ये ना क्लरिकल काम के लिए ना एक हेल्पर रख ले, ये ले मुझसे 10,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा, मतलब तेरी जो भी सैलरी है उसके अलावा 10,000 रुपये महीना और मुझसे पकड़, और एक हेल्पर लेकिन खुद रख ले, क्योंकि मैं तो ढूंढ नहीं पाऊंगा, और तू अपने हिसाब से देख लेना जो तेरा टाइपिंग वगैरह का काम आसान कर सके। अब जब तू मान ले किसी केस पे रिसर्च कर रहा है तो तेरे फोन कॉल वगैरह उठा सके, तो हेल्पर लेकिन तुम खुद ही रख लो। 10,000 रुपये जो है मैंने अपने एम्प्लॉय को दे दिए हेल्पर के नाम के। लेकिन ध्यान रखिए बेटा, हेल्पर जो वो सामने वाला हायर करेगा, मतलब जो मेरा एम्प्लॉय जिसको मैंने ये 10,000 रुपये दिए हैं, ध्यान रखिए वो हेल्पर बेटा ऑफिशियल काम के लिए करेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो हेल्पर उसने हायर तो कर लिया, लेकिन वो कह रहा है कि जाओ मेरे बच्चों को स्कूल से ले आओ, या फिर ये मेरा बिजली का बिल भराओ, या फिर ये करो, वो कामों के लिए हेल्पर नहीं चाहिए। हेल्प भाई वो तो फिर सर्वेंट अलाउंस मिलता है, वो अलग है, वो पर्सनल नेचर का होता है। हेल्पर अलाउंस का मतलब ध्यान रखिए बेटा, ऑफिशियल पर्पज के लिए हेल्पर रखना उसको, कि उसका काम कोर एरिया में जा सके, तो जो क्लरिकल काम है ना वो सब उसने हेल्पर को जो है डेलीगेट कर दिया। जैसे कि सपोज मान लो मैं अपनी बात करूं, मेरा मेन काम बेटा क्या है, आप लोगों को पढ़ाना, लेक्चर लेना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। उसके अलावा मान लो बच्चों की कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, या बच्चों को बुक्स वगैरह डिस्पैच कर दी हैं, बच्चों के क्लासेस वगैरह एक्टिवेट कर दी हैं, ये सब बेटा जो है, ये सारे काम जो है मैं किसको दे दूंगा, मैं हेल्पर को दे दूंगा, कि भाई वो मेरी हेल्प कर देगा। या फिर मान लो किसी बुक पे काम करना है तो उसका टाइपिंग वगैरह का काम जो है मैंने वो अपने हेल्पर को दे दिया। मतलब कहने का ये है कि हेल्पर अलाउंस जो मैंने दिया है अपने एम्प्लॉय को, वो इसलिए दिया है ताकि वो खुद को मेन काम में एंगेज रखे, और जितने भी क्लरिकल काम है वो अपने हेल्पर से करा ले। ठीक, तो सरकार यहां पर क्या बोलती है कि तुम्हारा एम्प्लॉयर अगर तुम्हें हेल्पर अलाउंस के नाम से कुछ दे रहा है, और तुमने सारा पैसा हेल्पर को हायर करने में खर्च कर दिया, मान लो मेरे एम्प्लॉयर ने कहा 10,000 रुपये महीना ले लो और तुम अपना हेल्पर रख लो, और हमने 10,000 महीने की सैलरी पर ही हेल्पर रख लिया, तो सारा खर्चा कर दिया तुमने, तो फुली एग्जेम्प्ट है, ऑफिशियल अलाउंस फुली एग्जेम्प्ट अगर तुमने पूरा स्पेंड कर दिया। अब मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे 10,000 रुपये दिए, पर मुझे लगा यार हेल्पर की जरूरत पूरे 8 घंटे के लिए थोड़ी होगी, मैंने एक पार्ट टाइम हेल्पर रख लिया कि 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, और वो जो है 7,000 महीने में मिल गया मुझे, तो मैंने 3,000 महीना बचा लिया। 3,000 महीना क्या कर लिया, बचा लिया। तो सरकार के लिए जहां तुम सेविंग कर लोगे ना, फिर तो बेटा टैक्स कर देंगे पूरा का पूरा। इसका मतलब एम्प्लॉयर ने मान लो दिए मुझे, एम्प्लॉयर ने मुझे दिए 10,000 रुपए, एम्प्लॉयर ने मुझे कितने दिए, 10,000 महीने के दिए, और हमने खर्चा कितने का किया, हमने खर्चा जो है एम्प्लॉयर ने 10 दिए, खर्चा 7 किया, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज 7 इज लोअर, 7 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 3 टैक्सेबल हो जाएगा, या फिर सीधे सीधे बोले सेविंग्स टैक्सेबल हो जाएंगे। बेटा अगर मान लो यही मैंने अलाउंस
एम्प्लॉय को इसलिए दिया है ताकि वो अपने घर में मेड रख पाए, उसके बच्चों को स्कूल से लाना छोड़ना कर सके। ध्यान रखे बेटा, वो सर्वेंट अलाउंस होता है, फिर वो अलग अलाउंस है, वो पर्सनल नेचर का होता है, वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। ऑफिशियल अलाउंसेस ऑफिशियल पर्पस के लिए ही दिए जाते हैं। ठीक, एक बात हुई ये, यूनिफॉर्म हो गया, एक हॉस्टल हो गया, हेल्पर हो गया। अब आ जाओ बेटा अगला हमारा आखिरी, एकेडमिक अलाउंस या फिर रिसर्च अलाउंस। देखो हर एक एम्प्लॉयर चाहेगा कि उसका एम्प्लॉय जो है और अच्छे से उसको सर्व करे, और कई बार एम्प्लॉयर को लगता है यार ये एम्प्लॉय ना है तो बहुत बढ़िया, लेकिन इसने थोड़ी सी और पढ़ाई करी होती ना, ये और मुझे बेहतर तरीके से सर्व कर पाता। बड़ा ही एफर्ट लगाने वाला एम्प्लॉय है, बहुत मेहनती है, लेकिन थोड़ी पढ़ाई की कमी है। तो मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला, भाई देख तू अगर कोई कोर्स वोर्स करना चाहता है तो बता दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, लेकिन प्लीज ध्यान रखना फिर कोर्स करने के बाद सर्विस लेकिन मुझे ही देना, कहीं जॉब मत छोड़ जाना। और मैंने उसको जो है एकेडमिक अलाउंस का मतलब उसके उसके नॉलेज में कुछ इजाफा हो, उस नॉलेज में कुछ एडिशन हो, उसके लिए मैंने उसको एक एजुकेशन को लेकर, उसके एकेडमिक को लेकर, उसके रिसर्च को लेकर एक अलाउंस दे दिया, और उसने वो अपनी पढ़ाई पे ही खर्चा कर दिया। इसमें भी बेटा किसका हित है, एम्प्लॉय का कि एम्प्लॉयर का? एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉय और अगर मान लो कोई अपना नॉलेज में वैल्यू एडिशन करेगा तो वो किसको सर्व कर पाएगा? एम्प्लॉय को ही तो सर्व, एम्प्लॉय को तो सर्व कर पाएगा ना। मान लो सपोज मुझे लगता है मेरा ये एम्प्लॉय बड़ा बड़ा मेहनती है, लेकिन कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी वीक है, तो मैंने कहा भाई देखिए कंप्यूटर का कोर्स कर ले तू एक, और उसमें तू वर्ड वर्ड बढ़िया से सीखना, एक्सेल सीखना, और फिर तुम्हें वर्ड एक्सेल चलाना आता होगा, मैं तुम्हें और काम दे दूंगा। तो मैंने उसे पैसे दे दिए और उसने एक वर्ड का कोर्स कर लिया, एक्सेल का कोर्स कर लिया, क्या फराटेदार अब एक्सेल चलाता है वो। तो मैंने क्यों दिया है उसको? ताकि मैं ऑफिशियल कामों में उससे और अच्छी मदद ले सकूं। तो ये भी वही बात है, मैंने जितना अलाउंस दिया है उसने पूरा खर्च कर दिया, एग्जेम्प्ट, जितना बचा लेगा टैक्सेबल। तो बेटा ऑफिशियल अलाउंसेस जो है वो एक पैक है 6 अलाउंसेस का, ठीक है ना। 6 अलाउंसेस कौन कौन से हैं? पहला हमने पढ़ा कि कन्वेंस अलाउंस, दूसरा ट्रैवलिंग अलाउंस, तीसरा डेली अलाउंस, चौथा हेल्पर अलाउंस, पांचवा यूनिफॉर्म अलाउंस, और छठा एकेडमिक या फिर रिसर्च अलाउंस। इन 6 के 6 अलाउंसेस की टैक्सेबिलिटी कॉमन है। और क्या कॉमन टैक्सेबिलिटी है? कॉमन टैक्सेबिलिटी ये है कि जितना अमाउंट रिसीव हुआ है और जितना अमाउंट खर्च किया है, दोनों में से जो लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 10,000 मिला और 10,000 ही खर्च कर दिया, पूरा एग्जेम्प्ट करा लो, 10,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 10,000 मिला लेकिन खर्चा 8 ही किया तो 8 एग्जेम्प्ट होगा। 10 मिला खर्चा 7 किया, 7 एग्जेम्प्ट होगा। इसका मतलब जितना सेव कर लोगे ना वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो टैक्सेबल होगा। तो हमारी जो ग्रॉस सैलरी की जब शीट बनेगी, मतलब जो इनकम अंडर द हेड सैलरी की शीट बनाएंगे, वहां पर टैक्सेबल वाला पोर्शन दिखाएंगे, तो जितनी सेविंग इन्होंने कर ली होगी वो टैक्सेबल कर लेंगे। अब जब मैं इसके कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, अभी तो क्योंकि हमने कहा पहले कुछ हम डिस्कशन कर ले अलाउंसेस का, उसके बाद जब हम पहुंचेंगे आगे तो हम एक बात नोटिस करेंगे, कभी कभी एग्जाम में लिखा हुआ होगा कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो है मान लो हेल्पर अलाउंस दिया या फिर मान लो कन्वेंस अलाउंस दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि एम्प्लॉय ने खर्चा कितना किया है, एम्प्लॉय ने खर्चा कितना किया है। अब एक बात बताओ, ये कौन सा अलाउंस है? ऑफिशियल अलाउंस। क्यों दिया गया होगा? ऑफिशियल पर्पस के लिए। क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो ये माना जाता है कि एम्प्लॉय ने सारा का सारा ही खर्च कर दिया होगा, मतलब देयर इज नो सेविंग, मतलब पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जामिनर को कुछ टैक्स करवाना होगा तो बताएगा कि 10,000 दिए थे पर खर्च 8 ही करे हैं इसने, तो 2,000 टैक्स कर देंगे। लेकिन इन अलाउंसेस के लिए अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम ये एज्यूम करते हैं जितना अमाउंट एम्प्लॉयर ने दिया है पूरा का पूरा ही खर्च कर दिया है एम्प्लॉय ने। चलिए बेटा वापस से अपनी मेन शीट पर आते हैं। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक बार जल्दी से रिकैप वापस से लेते हैं। सबसे पहले बेटा बात करी थी बेसिक पे कि बेसिक पे बेटा क्या होता है, फुली टैक्सेबल। उसके बाद हमने बात करी डियरनेस अलाउंस फुली टैक्सेबल, बोनस फुली टैक्सेबल, कमीशन फुली टैक्सेबल। अलाउंसेस में हमने कौन कौन से अलाउंसेस पढ़ लिए? पहला पढ़ा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन एग्जेम्प्ट। हॉस्टल अलाउंस में बेटा कितना है? 300 रुपये का एग्जेम्पशन पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, मैंने कहा अभी इस पर बात हमें करनी है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर कोई स्पेशली एबल्ड है तो उस केस में 3200 रुपये पर मंथ की एग्जेम्पशन हमें मिल सकती है। उसके बाद बेटा है ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस में 200 रुपये पर मंथ की एग्जेम्पशन मिलेगी। अंडरग्राउंड अलाउंस में 800 रुपये पर मंथ की एग्जेम्पशन मिलेगी। फिर हमने कहा ये 6 पैक बेटा ऑफिस अलाउंस का है, ऑफिशियल अलाउंसेस का है। ये 6 पैक, ये 6 अलाउंसेस का पैक है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि जितना हमने खर्चा कर दिया है, मतलब एम्प्लॉयर से जितने पैसे मिले, अगर हमने सारे ही खर्च कर दिए पूरा एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब अगर सेविंग्स 0 है, पूरे का पूरा अमाउंट ही हमने स्पेंड कर दिया है, तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कहीं पर कुछ टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर हमने इन ऑफिशियल अलाउंसेस में से कुछ बचत कर ली है तो बचत टैक्सेबल हो जाएगी। तो हमने वहां पर अभी क्या देखा था, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, जितना अलाउंस मिला है, और दूसरा जितना हमने खर्चा किया है। 10,000 मिला, खर्चा 7 किया तो 7 एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
अब 10 में से 7 एग्जेम्प्ट होगा, इसका मतलब 3 टैक्सेबल हो जाएगा। 10 मिला, 6 खर्चा हुआ तो 6 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब 10 में से 6 अगर हमें एग्जेम्प्ट मिल जाएगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो 4000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो सेविंग्स बेटा इसमें क्या होती है, टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर ऑफिशियल अलाउंसेस का पैक भी जो है वो रिवाइज हो गया है। अब बेटा जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो ये 3 अलाउंसेस हैं जो हमने डिस्कस कर लिए, एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस, इस पे ना मैंने बहुत से बच्चों को ना कंफ्यूज होते हुए देखा है, इसलिए इवन मैं रेगुलर बैच में भी इनका डिफरेंशिएट करके ना इनको प्रॉपर में लिखवा देता हूँ क्लास में। अब क्योंकि बेटा ये मैं अपने क्लास के नोट से ही रिवाइज करा रहा हूँ, तो जिन बच्चों ने हमसे क्लासेस ले रखी है, आपको तो बेटा बस अपने रजिस्टर को ही रेफर करना है ये वीडियो देखते वक्त। और बेटा अगर मान लो आपने कहीं और से क्लासेस लिए, अगर आपके नोट्स में ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो बेटा इसको नोट कर लेना आप वीडियो को पॉज करके। चलो अब एक बार फिर से एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा भी देखो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक पर्सनल अलाउंस होता है। पर्सनल अलाउंस क्यों है, क्योंकि ऑफिस तक आने की जिम्मेदारी एम्प्लॉय की खुद की है। अगर एम्प्लॉय ने कहीं जॉब ज्वाइन की है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो ऑफिस तक पहुंचे और घर भी अपने आप से ही जाए। क्योंकि ये एक पर्सनल नेचर का अलाउंस है, इसलिए सरकार कहती है भाई ये तो फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन हाँ, क्योंकि हम भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही है, इसलिए अगर मान लो कोई ऐसा इंसान है जो कि ब्लाइंड, डेफ, डम या फिर हैंडीकैप है, तो उस केस में उनको हम 3200 रुपये पर मंथ का एग्जेम्पशन जो है वो दे देंगे। ठीक, उसके बाद ये जो 2 अलाउंसेस हमने पढ़े, ये कौन से अलाउंसेस थे बेटा, ये ऑफिशियल अलाउंसेस थे। कन्वेंस अलाउंस जो दिया गया था वो मूवमेंट थी विद इन सिटी, ऑफिशियल मूवमेंट थी, ऑफिस ऑफिस से रिलेटेड ही काम पर वो गया था विद इन सिटी। लेकिन ये बेटा कैसी थी, आउट ऑफ सिटी। यहां पर क्या होता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेविंग ही टैक्सेबल होती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर सिर्फ सेविंग ही टैक्सेबल होती है। ये बात हमने अभी अभी देखी ही। तो इसको बेटा अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो बेटा आज के हमने इस क्लास में काफ़ी सारे अलाउंसेस भी डिस्कस कर लिए हैं। अब अलाउंसेस का हमारा डिस्कशन अब थोड़ा सा रह गया। एक जो हमें थोड़ा वक्त लगेगा वो किस में लगेगा, हाउस रेंट अलाउंस में लगेगा। और उसके बाद हमारे कुछ और अलाउंसेस बचे हुए हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, बचे हुए अलाउंसेस पहले खत्म करके और फिर हम अपने अगले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज की तरफ बढ़ जाएंगे, और वो है परकेजेट्स का। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ठीक ठाक कवरेज कर दिया। हमने पहले बेसिक बातें करी, हमने कहा भाई देखो बेसिक पे डीए और हमारा बोनस, कमीशन, ये सारे के सारे तो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। फिर हमारे अलाउंसेस पर, अलाउंसेस में हमने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पढ़ा, जहां पर हमने देखा 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड का एग्जाम्पशन मिल जाएगा, और मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन के लिए, 2 बच्चों के लिए। हॉस्टल अलाउंस पढ़ा, 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। उसके बाद हमने कहा एचआरए, अगली क्लास में बात कर लेंगे। उसके बाद फिर हमने जो बात करी वो करी ट्राइबल एरिया अलाउंस पर और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर और अंडरग्राउंड अलाउंस पर। एंड जो हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस था वो हमने कहा था वो फुली टैक्सेबल होता है, लेकिन स्पेशली एबल के लिए 3200 रुपये पर मंथ की एग्जाम्पशन मिल जाती है। फिर हमने कहा ट्राइबल एरिया अलाउंस, वहां पर 200 रुपये की पर मंथ की एग्जाम्पशन है। अंडरग्राउंड अलाउंस वहां पर 800 रुपये पर मंथ की एग्जाम्पशन है। उसके बाद फिर हमने कहा कि कुछ ऑफिशियल अलाउंसेस होते हैं, उन ऑफिशियल अलाउंसेस का बेसिकली 6 का पैक है, कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, हेल्पर अलाउंस और एकेडमिक अलाउंस। ये अलाउंसेस अगर एम्प्लॉयर ने आपको दिए हैं तो ऑफ कोर्स ऑफिशियल काम के लिए दिए हैं, और अगर अगर आपने ऑफिशियल काम के लिए खर्च भी कर दिए हैं तो सरकार के लिए हमें आपसे कोई टैक्स नहीं चाहिए। अगर आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए कोई अलाउंस मिला और आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च कर दिया है तो बड़ी ऑब्वियस ही बात है, हम आपसे टैक्स मांगे भी किस मुंह से। तो अगर आपने सारा खर्चा कर दिया है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर आपने इसमें से कुछ बचत कर ली है तो उस केस में जितना भी आपने सेविंग करी होगी वो हम टैक्स कर देंगे। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में। इस सैलरी के डिस्कशन को अगली क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।